ओके चलिए अब बात करते हैं मार्केट्स के ऊपर और काफ़ी वॉलेटाइल रिकवरी। गुड आफ्टरनून बीरू हर्षदा में रहेंगे आप सबके साथ अगले 1.5 घंटे। गुड आफ्टरनून। और मार्केट में पहले घंटे की एक गिरावट के बाद अच्छी रिकवरी, मिड कैप और स्मॉल कैप में खास तौर से अच्छी रिकवरी आपने देखी। इवन निफ्टी में भी अच्छी रिकवरी दिखी, लेकिन अब वही लेवल जहाँ से उस पहली रिकवरी के बाद हम फिसल गए थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर। एक चीज़ जो अच्छी है, कल के मुकाबले आज का एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा है। सुबह तो ऐसा लग रहा था कि कल की स्टोरी रिपीट होने वाली है, लेकिन वो 10-10:15 के बाद से मिड कैप में एक अच्छी रिकवरी आनी शुरू हुई। उसने एडवांस डिक्लाइन को इम्प्रूव किया। ये देखिए गैप एक समय में बहुत बढ़ गया था, अब वापस थोड़ा सा नैरो हुआ है और ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इस समय वो एक ऑलमोस्ट मछली वाली शेप इस समय स्क्रीन पर हटा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। लेकिन क्या चांसेस हैं कि रिकवरी थोड़े से हमारी उम्मीद के आसपास 22,000 के करीब होगी? अभी भी होल्ड करें उस होप को या रहने दें? देखिए ट्रेड नहीं है, मैं पहले एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेड नहीं है क्योंकि अब चलने को चल जाए ट्रेड, लेकिन वो तुक्का होगी। सुबह भी हमको एक समय पे लग रहा था कि ट्रेड बन रही है, लेकिन वो जिस तरीके से फ्लॉप हुई, तो इसके लिए मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ट्रेड नहीं है मार्केट में। लेकिन हाँ, हल्का रहें और कोई भी एक यूनिडायरेक्शनल ट्रेड ना लें। दोनों तरफ की ट्रेड्स अगर आप ले सकते हैं 30-40 पॉइंट इधर उधर तो ठीक है, वरना बहुत टफ है मार्केट। लाइट रहें प्लीज़। मैं दो इंस्ट्रूमेंट दिखा देता हूँ आपको, एक तो 22,000 की कॉल और एक 21,900 की पुट। तो क्लियरली आई थिंक आज पूरा का पूरा मामला ऑल सड एंड डन ऑप्शन राइटर्स को बिलोंग करता है आज का दिन ना। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये दो ऑप्शंस। 22,000 की कॉल देखिए, यहाँ पे प्रीमियम करीब 52% कम हुआ है और ओपन इंटरेस्ट ऑलमोस्ट डबल हुआ है। और 21,900 की पुट, एक जो मार्केट जिसमें काफ़ी इंटरडे में डिक्लाइन आई थी, वहाँ 90% प्रीमियम इरोड हुआ है और ओपन इंटरेस्ट देखिए 238%। क्लासिकल ऑप्शन राइटर्स डे, और ये नॉर्मली होता है। अगर वेडनेसडे ट्रेंडिंग डे होता है ना हर्षदा, नॉर्मली थर्सडे बिलोंग करता है ऑप्शन राइटर को। हाँ, बीच बीच में वो झटके जरूर देता है, लेकिन नॉर्मली थर्सडे उसके बाद ऑप्शन राइटर को बिलोंग करता है। उसमें एक चीज़ होती है बस, 245 तक ये ऑप्शन राइटर अपनी सारी पोजीशन कवर कर लेगा। वो एकदम लास्ट के जीरो, अभी 10 रुपये बचे ना, वो 10 का 4-5 तक हो जाएगा, उसके बाद वो जीरो नहीं होने देगा, उससे पहले कवर कर लेगा। उसके बाद हो सकता है कोई मूव आ जाए। तो आज एक 3 PM मूव की पॉसिबिलिटी है, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कोई भी ट्रेड लेना मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्की होगा। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी है, 46,200 की कॉल और 46,000 की पुट। अगर आप इन दोनों को देखें, 46,200 की कॉल, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट डबल हुआ है और प्रीमियम देखिए 45% गिरा, और दूसरी तरफ 46,000 की पुट देखिए किस तरीके से प्रीमियम कोलैप्स हुआ है। 90% यहाँ प्रीमियम कोलैप्स हुआ है। तो क्लियरली मार्केट में डाउन साइड आई, लेकिन प्रोटेक्टेड डाउन साइड आई। वो आज टिपिकल ऑप्शन राइटर्स का दिन था, जो जहां भी कॉल राइटर पुट राइटर दोनों थे, वो लेवल क्रॉस नहीं हुए, ना डाउन साइड पर ना अप साइड पर। और ये टिपिकली एक जो कॉन्ट्रैक्टिंग एक्सपायरी होती है, मतलब आफ्टर ट्रेंडिंग डे, वो नॉर्मली यही ट्रेंड होता है। इसलिए मुझे लग रहा है कि अभी भी कोई ट्रेड नहीं है। हो सकता है 250-255 पे एक ट्रेड ओपन हो, वो हम स्क्रीन पर ही देखेंगे, तभी शायद उसके बारे में बात करेंगे। तो इंतजार रहेगा। बेसिकली एक बहुत ही छोटे दायरे में ट्रेड बनता दिखाई दिया है और थोड़ा सा संभल कर ही चले और एक्सूबरेंस नहीं दिखाना है। वीरू, गुड आफ्टरनून। हर्षदा गुड आफ्टरनून, अनुज गुड आफ्टरनून। और स्टॉक्स पे भी एक्शन अच्छे हैं। सुबह सुबह कुछ हमें ट्रेड्स पकड़े थे, अभी भी जो उनके बिल्डअप अच्छे हैं उनको दिखाता हूँ मैं आपको स्क्रीन पे, जहाँ कन्विक्शन है। देखिए, एक तो है आज पहला स्टॉक जिसपे मूव काफ़ी अच्छे खासे हैं, दैट्स बर्जर पेंट्स। स्क्रीन पे लिखाइएगा, मूव स्ट्रॉन्ग है, OI एडिशन स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट सीरीज में रोलोवर्स आपकी स्क्रीन पर आएगा अभी कुछ देर में बर्जर पेंट्स का। हालांकि अब काफ़ी चल चुका है, लेकिन जिस स्टैट्स के साथ हर्षदा ये नेक्स्ट सीरीज में जा रहा है वो इम्प्रेसिव है। तो क्लोजिंग के प्रोस्पेक्टिव से नहीं, लेकिन जिन स्टैट्स के साथ ये स्टॉक पूरी की पूरी फरवरी की सीरीज में, आप समझ लीजिएगा कि शुरुआत की थी इसने 560 से लेकर, और आज भी ये शूट अप हुआ 560 से। एक छोटी सी प्राइस में रेंज में रहने के बाद फाइनली इजेक्ट किया इस स्टॉक ने बर्जर पेंट्स। स्ट्रॉन्ग है, देखिए मोमेंटम। दूसरा है M&M, ये जिक्र मैं सुबह भी कर रहा था, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर। सुबह हल्का सा रिट्रेस हुआ, पिछले 2 दिन से हम इसको ट्रेड भी करवा रहे हैं, और हर्षदा यकीन मानिए इवन 10 डे तक का ड्रिप भी इसमें लोग बाय कर रहे हैं। डे हाई पर ट्रेड करता हुआ और अपने ऑल टाइम हाई से महज अगर आप देखें 10 रुपये दूर खड़ा है इस वक्त अभी कैश मार्केट में, और फ्यूचर्स में स्ट्रॉन्ग बिल्डअप मार्च फ्यूचर्स में। उसके बाद एक स्टॉक और लेके आऊँगा जहाँ पे मूव अच्छे आ रहे हैं, दैट्स MCX। MCX अपनी 19 फरवरी से लेकर अब तक की पूरी प्राइस रेंज के हाईएस्ट क्लस्टर को स्ट्राइक करता हुआ 3717 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और
यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट मंथ फ्यूचर्स को देखें तो करीब 16% आज इंट्राडे बिल्डअप हुआ है। तो एक ज़्यादा इंप्रेसिव मतलब क्लोजिंग के पर्सपेक्टिव से, इस ब्रेकआउट को प्ले करने के पर्सपेक्टिव से MCX नज़र आता हुआ। तो इस वक्त मेरे स्क्रीन पे 2-3 ट्रेड्स, बर्जर, M&M और MCX, और उसमें से भी सबसे इम्प्रेस करने वाला स्ट्रक्चर MCX। हर्षदा। जी हाँ, तो ये कुछ स्टॉक्स जहाँ पर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मूव ऑफ कोर्स एक्सपायरी के पर्सपेक्टिव से बनता दिखाई दिया है। आपके लिए कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी लेकर आते हैं जहाँ पर दोनों तेजी और मंदी के सौदे आज के दिन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ी सी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है डेज लो से, तो कुछ तेजी वाले स्टॉक्स आपको दिखाएंगे। ऑटो कंपनी और ऑटो में आपकी 4 व्हीलर स्टॉक्स खासतौर से M&M में रफ्तार है, मारुति सुजुकी में रफ्तार देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज इंट्राडे में 1-1.5% था ऊपरी लेवल से हल्का हुआ, लेकिन तभी भी 2900 को होल्ड कर रहा है। टाटा कंज्यूमर में एक पुल बैक ट्रेड साफ बनता हुआ दिखाई दिया है, करीब 1.5% तक का इजाफा उधर। बर्जर पेंट, हिंदुस्तान कॉपर, JSPL और ACC ये दूसरे ट्रेड्स हैं जहां पर 1 से 1.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। लेकिन बैकफुट पर ऑफ कोर्स अपोलो हॉस्पिटल है, आज 4% का नुकसान इधर। टॉप लूजर्स में शामिल है और पूरा पैक दरअसल क्रम्बल कर रहा है अपोलो ये हॉस्पिटल्स वाला। उस पर आगे बात भी करेंगे कि क्या ट्रिगर पॉइंट्स है। LTI माइंट्री, UPL और BPCL जैसे दूसरे ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है आज कुछ पोजीशंस मंदी की तरफ बैठी हैं। जी एंटरटेनमेंट में एक फ्रीक रिकवरी जो आई वो ज्यादा देर तक टिकी नहीं, फिर स्टॉक 1% से ज्यादा फिसल चुका है। AB फैशन, ट्रेंट और BEL ये दूसरे काउंटर्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं रुक रुक कर बिकवाली बढ़ रही है। तो ये कुछ काउंटर्स जहां पर हमने देखा है तेजी और मंदी के साफ सौदे बन रहे हैं। चलिए हमारे जानकारों को अब तैयार करते हैं जो आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरह के सौदों पर आप फोकस करेंगे आज दोपहर और आज इस एक्सपायरी के दिन। टेक्नो फंडा पर्सपेक्टिव हम आज लेंगे आशीष चतुर्मोता से, और टेक्निकल कॉल्स के लिए फिर गाबा साहब, मानस जायसवाल, रचना वैद्य, शिल्पा राउत और रुचित जैन हैं। इन सब से समझेंगे कि कहाँ पर ट्रेड के मौके दिख रहे हैं। ये सब आपको इंडिविजुअल अपने ट्रेड्स भी बताएंगे। 2:15 बजे हॉस्पिटल स्टॉक्स में अचानक इतनी बिकवाली की वजह क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक ऑर्डर पेश किया है, उसके बाद ये पोजीशंस अनवाइंड होना शुरू हुई, वो आपको डिटेल में बताएंगे सुमित, और इस पॉकेट पर हमारी चर्चा भी होगी। साथ ही साथ 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में केफिन टेक जो दरअसल आजकल ब्रोकरेज रेडार पर कई सारे लोगों के आने लगा है, उसके मैनेजमेंट से होगी बातचीत। 2:30 बजे MSCI इंडेक्स में आज से जो इफेक्टिव बदलाव है वो आपके लिए फिर से रिकैप करते हुए हम दिखाई देंगे। विवेक अय्यर को जोड़ेंगे इस पर। 2:45 पर दीपाली बताएंगी कि फरवरी में बिक्री के आंकड़े कैसे रहे। याद रखिएगा कल एक नए महीने की शुरुआत हो रही है, तो उस लिहाज से ये डेटा पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। और फिर ऑफ कोर्स 2:50 पर हमारे साथ मार्केट बिग वॉइस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर गुरमीत चड्डा जुड़ेंगे। फिर लेकर आएंगे आपके लिए STPT ट्रेड्स और ऑफ कोर्स क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं ट्रेड्स लेने की, और हमारा पैनल स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड रहेगी। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो मैंने चुना है वो भी बाय साइड का है और वो है ICICI Pru। नाउ ICICI Pru का बेसिकली चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, करीब 5-7 दिनों से एक साइडवेज मूव है और आज एक मूव थोड़ा इसमें स्ट्रेंथ नजर आती है। ट्रेड करा है 530 में, स्टॉप होगा 525, 5 रुपए का, टारगेट 540 के नजर आते हैं ICICI Pru। ओके, 540 के लिए ICICI Pru में तेजी का मौका। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड का रहेगा भारतीय एयरटेल के मार्च के फ्यूचर्स में। भारतीय एयरटेल के मार्च के फ्यूचर्स मुझे लग रहा है 1100 तक जाएंगे, तो अभी 10 रुपए का और फर्दर फॉल है। यहाँ पे ऑलरेडी काफी आ चुका है फॉल, लेकिन 10 रुपए जितना मूवमेंट और आ सकती है, तो यहाँ पे 1116 पे SL लगाएंगे और 1100 का एंड 1095 का टारगेट रखेंगे। भारतीय एयरटेल पे आपकी शॉर्ट कॉल है यहाँ पे रचना जी की। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी देखिए, एम्फेसिस में बिकवाली करने की राय रहेगी। एम्फेसिस अगर आप देखेंगे तो 28-25 से लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था। कल 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला, आज 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। तो एम्फेसिस के मार्च के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। 2620 के आसपास के प्राइस चल रहे हैं। इस फ्यूचर में आप एक शॉर्ट ट्रेड लीजिए। 2656 2656 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं और 2550 2550 के टारगेट सेट करने हैं एम्फेसिस के फ्यूचर में। ओके, एम्फेसिस ये होगी मानस के पिक। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून। शिल्पा जी आपकी ट्रेड।
मेरा बाय में रहेगा कोलपाल में। मुझे यहाँ पे लगता है अच्छा सेटअप है, 2500 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो 2600 के लेवल्स पॉसिबल हैं। तो आप यहाँ पे 2490 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे मार्च के फ्यूचर्स में बाई कीजिए, जो रफली अराउंड 2526 अभी ट्रेड कर रहा है। एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 2580 से 2600, किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 2500 का कॉल ऑप्शन मार्च में जो रफली 80 रुपीज़ का अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 70 के नीचे जस्ट रखिए, और यहाँ पे भी मुझे लगता है 95 से 98 के टारगेट्स आ सकते हैं। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी आपको 2500 के कॉल में भी दिख रही है, वरना अगर आप सीधे फ्यूचर्स में खरीदना चाहते हैं 2580 और 2600 के लिए एक अपॉर्चुनिटी इस समय है। तेजी की पोजीशंस आप लेकर चले कोलगेट पामोलिव में। रुचित, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून। एसबीआई कार्ड्स में बिकवाली की सलाह रहेगी, तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रेड रहेगा, क्योंकि स्टॉक में जो रीसेंट पुलबैक मूव आया था उसमें हमने देखा कि कोई भी सिग्निफिकेंट स्ट्रेंथ नहीं नजर आई थी। वॉल्यूम के साथ में बाइंग नहीं है, और आज फिर से डाउनवर्ड मोमेंटम स्टॉक ने रिज्यूम किया, आरएसआई ने भी नेगेटिव क्रॉस ओवर दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट पोजीशंस बनाइए। कैश लेवल्स में दे रहा हूँ, वो रिफर करके आप मार्च मंथ के फ्यूचर्स में ट्रेड कर सकते हैं। सो 728 के स्टॉप लॉस और 695 के टारगेट्स, ये लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कि एसबीआई का सेल, तो यहाँ पे इस कार्यक्रम में अब तक जो कॉल्स गई उसमें ज़्यादा झुकाव जो है, याद रखिएगा, वो सेल साइड पे है। आशीष चतुर्मोता आज हमारे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, फंडामेंटलों पे बातचीत हमारे साथ करेंगे। आशीष, गुड आफ्टरनून। आशीष, कल एक्सपायरी -1 डे पे जो हुआ, आप लोगों ने, आई थिंक आपकी डेरिवेटिव टीम्स ने उसको कैसे रीड किया? थोड़ा बाजार अनकंफर्टेबल न्यूज़ फ्लोज के चलते कुछ मिड कैप और स्मॉल कैप पे है, इसने थोड़ा ब्रेथ को भी बिगाड़ा है पिछले 2 सेशन से। आप ओवरऑल बाजार को रीड कैसे कर रहे हैं, और अगर इस प्राइस पे कंफर्टेबल हैं तो चीज़ क्या करेंगे आप आज? गुड आफ्टरनून वीरू, गुड आफ्टरनून हर्षदा, अनुज। देखिए, मेरे हिसाब से मार्केट में आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी एक साइडवेज ट्रेंड बना हुआ है, और उसके कारण बहुत से हैं, हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मिड और स्मॉल कैप में भी एक प्रॉफिट बुकिंग बन रही है, बट कहीं ना कहीं कुछ लार्ज कैप ऐसे स्टॉक्स है जो कंटिन्यूसली अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, चाहे वो रिलायंस हो या ऑटो बास्केट में हम महिंद्रा मारुति की बात करें, तो ये ओवरऑल को बाजार को एक स्टेबिलिटी दे रहा है, और मुझे लगता है ये बाजार को कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रखेंगे। हम जानते हैं कि अभी इस समय पे अगर से आप एफआई लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी देखेंगे तो वो थोड़ा एलिवेटेड लेवल पे है, तो इस लेवल पे फ्रेश लॉन्ग शॉट का बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है, तो उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि बाजार एक टाइट रेंज में इस समय रह सकता है। तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि बाजार कहीं ना कहीं 21,400 500 नीचे पे एक बेस बनाएगा, और ऊपर में जब तक 22,200 के ऊपर नहीं निकलता तब तक एक साइडवेज ट्रेंड मेरे हिसाब से बरकरार रहेगा। तो ये मुझे लगता है कोई वीकनेस नहीं, पर एक साइडवेज ट्रेंड का मैं एक्सपेक्टेशन हमें लगता है बाजार में बनी रहेगी। अब जहां तक के स्टॉक पिक का बात है, तो हमें लगता है ऑटो स्पेस में मारुति हमें काफी पसंद है, और डिस्क्लेमर रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में काफी लंबे समय से, और इसको हम अभी भी बहुत पॉजिटिव व्यू के साथ देखते हैं। लेवल्स की बात करूं तो पहले लेवल की बात करें तो एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट वीकली और मंथली चार्ट्स पर 10,900 के ऊपर इस स्टॉक में हुआ है, और अगर से इसके लॉन्ग टर्म चार्ट्स की बात करूं तो 6 साल के लंबे कंसोलिडेशन के बाद 2017 दिसंबर में स्टॉक ने करीब 9,900 10,000 के ऑल टाइम हाई बनाए थे। उसके बाद ऑलमोस्ट 6 साल लगे इस ऑल टाइम हाई को वापस डिसाइसिवली क्रॉस करने के लिए। मुझे लगता है ये जो शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन मारुति में चल रहा है, ये एक तरीके का एक प्रॉफिट बुकिंग है, बट इवेंचुअली स्टॉक का जो ट्रेंड है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और कहीं ना कहीं 12,500-13,000 के जो लेवल्स है वो पोजिशनली मैं समझता हूँ मारुति के स्टॉक में देखने को नजर आएंगे। अब इनके मूलतः कुछ कारण है। एक तो आप देखेंगे कि मारुति ने जो अपने आप को प्ले किया है वो सिर्फ ईवी के ऊपर फोकस नहीं रखा है, इन्होंने हाइब्रिड सेगमेंट में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। सीएनजी के सेगमेंट में जब एक समय पे 2019 में इनकी करीब 1 लाख गाड़ियां बेचते थे, आज वही नंबर करीब 5 लाख गाड़ियों का हो गया। तो आप देखेंगे कि एक बड़ा मार्केट शेयर मारुति का सीएनजी सेगमेंट के अंदर में, और साथ ही साथ न्यू लॉन्चेस के साथ एसयूवी सेगमेंट में भी इन्होंने एक अच्छी पकड़ बनाने की अब कोशिश की है। तो हमें लगता है कि एक समय पे जो मारुति का मार्केट शेयर 50% था, जो गिर के 40% के आसपास आ गया था, वो धीरे धीरे एक रिकवरी आना शुरू हुई है। 43-44% के आसपास मारुति का मार्केट शेयर बन रहा है अब मार्केट शेयर गेन में। साथ ही साथ हमें लगता है कि एबिटा मार्जिन जो है वो आपको आप कहीं ना कहीं 11% के आसपास फाइनेंशियल ईयर 25 में आएगी, और वॉल्यूम ग्रोथ हमें लगता है आने वाले 3 सालों में 8% की वॉल्यूम ग्रोथ मारुति के अंदर में देखने को नजर आएगी, जिसके चलते कहीं ना कहीं 15 से 16% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें देखने को नजर आएगा। इस सब को ध्यान में रखूं तो हमें लगता है कि मारुति एक बहुत ही रीजनेबल
पी मल्टीपल पर इस समय पे ट्रेड कर रहा है फॉरवर्ड बेसिस पे, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड फंडामेंटली बहुत पॉजिटिव है। और टेक्निकली जैसे मैंने कहा आपको 6 साल के ब्रेकआउट के बाद मारुति के अंदर में तेजी आई है, तो ये जो डिप आ रही है मुझे लगता है इसको एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी मारुति के स्टॉक के अंदर में लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मारुति के शेयर में लॉन्ग बनाने की, तो देखिए इक्वल है, 2-3 तेजी के ट्रेड्स आए, 3 मंदी के ट्रेड्स आए, ये फिलहाल आपके लिए इस समय की स्थिति। लेकिन एक स्पेस जहां पर आज दोपहर से बिकवाली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और उसमें कुछ दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं, वो है हॉस्पिटल का स्टॉक्स। आप ध्यान दीजिएगा, अपोलो हॉस्पिटल, ग्लोबल हेल्थ केयर, मैक्स, इन सब में एक तरफा गिरावट आती हुई दिखाई दी है। अब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चार्ज होने वाली ऊंची फीस पर आपत्ति जताई है। साथ ही केंद्र सरकार को कहा है कि अहम निर्देश इस पर जल्द से जल्द लागू किए जाएं। इत्तेफाक से आज एक छोटे हॉस्पिटल की लिस्टिंग भी थी और वहीं पर उन्होंने भी बयान दिया था कि इस पर एक क्लियर पॉलिसी आनी चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट को किस चीज से आपत्ति है, सुमित हमारे साथ हैं समझाने के लिए। सुमित, एक मुनाफा वसूली की लहर तो दौड़ गई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एग्जैक्टली क्या कह रहा है? देखिए, साथ साथ इसमें एक मैक्वेरी की रिपोर्ट भी आ गई, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर बन गया स्पेस के लिए, जिसके दम पर भी थोड़ा प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश आए हैं और उन्होंने ये बात साफ की है कि जिस तरह की भारी भरकम फीस प्राइवेट हॉस्पिटल्स चार्ज करते हैं उसको वो कट डाउन करें और आने वाले समय में इस तरह की जो फीस रहेगी उसका एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होना चाहिए। उस प्रोसीजर को इधर पहले से सरकार तय करे, केंद्र तय करे, और अगर केंद्र तय नहीं करती है तो सुप्रीम कोर्ट के सामने आके वो CGHS को तय करेगा। CGHS यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज जो है उनकी प्राइसिंग को लेकर ये फैसला लेते हुआ सुप्रीम कोर्ट दिखाई पड़ेगा। अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर कुछ काम नहीं करती है तो एक सख्त निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। पहला पार्ट ये। दूसरा, एक मैक्वेरी ने भी इसके ऊपर रिपोर्ट निकाली और मैक्वेरी ने ये बात साफ बोली है कि आमतौर पे जो CGHS वाले जो मरीज होते हैं उनकी करीब 40 से 50% के आसपास उनकी कंपैरिजन में वो सस्ते दिखाई पड़ते हैं। दूसरी तरफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर तय अगर होता है, यहाँ पर कोई भी प्राइसिंग कैप होती है, तो वो प्राइवेट कंपनियों के लिए एक सेटबैक हो सकता है और शायद उसका एक इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। और दूसरा, सरकार के जो भी नेक्स्ट स्टेप होंगे उसके ऊपर तमाम ब्रोकरेज हाउसेज एक कॉशियस स्टांस लेके बैठी हैं और व्यू पे नजर रखे हैं किस तरह सरकार एक नया स्टांस लेते हुए दिखाई पड़ती है। और अगर ऐसा होता है तो जो सबसे बड़े प्लेयर हैं उनके ऊपर सबसे बड़ा इंपैक्ट होगा। तो अपोलो हॉस्पिटल लार्जेस्ट डोमिनेंट प्लेयर है 72 हॉस्पिटल के साथ, फोर्टिस या मैक्स, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि बड़े प्लेयर के तौर पर शुमार है, तो इनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगा। इसीलिए कल भी अपोलो टूटा 4% और आज भी 3% नीचे, और मैक्स में लगातार आज में 7% के आसपास बिकवाली। तो पूरा स्पेस आज इसीलिए एक अच्छी खासी बिकवाली के अंदर कामकाज कर रहा है। पूरे पॉकेट में हमने देखा अच्छी खासी बिकवाली आती हुई दिखाई दी है। ये भले ही निवेशकों के लिए शायद पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और वो रिपोर्ट स्पेशली कह रही थी, अनुज, मैंने डिटेल में पढ़ा कि एवरेज रेवेन्यू पर बेड इन निजी हॉस्पिटल्स का 70,000 रुपए तक जाता है। CGHS में इट इज हाफ एंड मे बी लेस देन हाफ। हर्षिता, इसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट व्यू रखता हूँ। और पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि भगवान किसी दुश्मन को भी हॉस्पिटल ना पहुँचाए, ठीक है। चलिए, मेरा एक्सपीरियंस खैर पीक कोविड के टाइम का था, तो एक अलग रीज़न हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो भावना है उसका मैं सम्मान करता हूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस तरीके की डायरेक्टिव ना हेल्प करने के बजाय नुकसान ज़्यादा करते हैं। आप मुझसे पूछेंगे क्यों? अब 70,000 रुपये अगर पड़ भी रहा है तो वो उन हॉस्पिटल्स ने उन मशीनों पर या उन प्रोसीजर्स पर या बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर लाने के लिए काम किया है उसके लिए, ठीक है ना। और एक चीज़, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाऊं या सरकारी अस्पताल में जाऊं। सरकारी अस्पताल में सरकार के रेट है। अगर मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में जा रहा हूं और अगर मैं ये चाहता हूं कि मुझे एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ केयर मिले और उसके लिए मैं पैसा देने को मैं तैयार हूँ, अगर मैं उसके लिए पैसा देने को तैयार हूँ, तो उसमें अगर सामने से रिस्ट्रिक्शन आएगी, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं इस डिसीजन के मतलब जो इसके पीछे का जो लॉजिक है उसके अगेंस्ट नहीं कि बहुत महंगा हो गया है हेल्थ केयर। इसमें पता है होता क्या है? अब इसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपने कैप कर दिया, सपोज करिए, लेकिन उसमें होगा क्या? आप चलिए कैप कर देंगे कि एक प्रोसीजर का यही रेट होगा। मैं आपको बताता हूँ कोविड के टाइम पे क्या हुआ था। वहाँ पे भी ये सब कैप लगे हुए थे वैसे कि वेंटिलेटर रूम का इतना कैप है, उसका इतना कैप है। फिर भी मेरा 1 लाख रुपये पर डे का बिल आया था, ठीक है ना, मतलब मेरे उसमें
1 लाख रुपए पर डे का बिल आया था फिर भी। क्यों? क्योंकि आपने प्रोसीजर पे तो वो तय कर दिया, हॉस्पिटल को तो पैसा बनाना है। उन्होंने क्या करना शुरू किया, 10 पीपीई किट्स दिन की, करेक्ट, 25 ग्लव्स दिन के। अच्छा, अब इसमें भी क्या होता है, ये जो ग्लव्स है, अब ग्लव पे लिखा हुआ है एमआरपी 100 रुपये। अब हमको सबको पता है कि वो 100 रुपये एमआरपी लिखा है, सिर्फ वो है 20 रुपये का। करेक्ट, वो आपस में उस हिसाब से वो बना हुआ है उनका, क्योंकि 100 रुपये का। लेकिन आप एमआरपी पे आपने 20 सेट ऑफ ग्लव्स दिन के बिल कर दिए। और उसमें एक और चीज़ नेगेटिव क्या होती है, वो इंश्योरेंस में भी रिक्लेम नहीं होता। हाँ, क्योंकि इंश्योरर कहता है कि ये तो प्राइस गलत है। नहीं, और एक दिन में आप इतने ग्लव्स यूज ही नहीं करोगे। नहीं, ग्लव वो उसका इंश्योरेंस का पार्ट नहीं होता उसका। वो जो एक्सेसरीज होती है ना, ये जो इस तरीके की एक्सेसरीज, वो उसका पार्ट नहीं होता। तो उससे होता क्या है, मेरे तो फिर भी लग गए 1 लाख रुपए डे के, लेकिन मुझे इंश्योरेंस से उतना क्लेम मिला नहीं। तो ये क्या है कि, और प्लस एट द एंड ऑफ द डे प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। फिर आप क्या किसी डॉक्टर की भी फीस को कैप करेंगे, फिर क्या आप किसी वकील की फीस को भी कैप करेंगे। ये सब मैं फिर कह रहा हूँ कि इसमें जो रीजनिंग है वो सही है, जो इसके पीछे करना चाह रहे हैं वो एकदम सही है। लेकिन मेरे ख्याल से ना ये ज़्यादा काउंटर प्रोडक्टिव होता है, ये मेरा व्यू है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इससे ना मतलब मुझे लगता नहीं कि किसी का फ़ायदा होगा, फ्रैंकली इफ यू आस्क मी। अब लेट्स सी कैसे ये प्ले आउट होता है। लेकिन इस नोटिफिकेशन पर और सुप्रीम कोर्ट के इस बयान पर आशीष, इन स्टॉक्स में तो गिरावट आना शुरू हो गई है। अब क्या कुछ संभलेगा मामला या नहीं? आप बताइए, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? आप इन स्टॉक्स को कैसे अप्रोच करेंगे? तो बिल्कुल हर्षदा, मेरे हिसाब से देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम हेल्थ केयर सेगमेंट में कहाँ पे खड़े हैं और किस तरह की हमारी एक जबरदस्त रिक्वायरमेंट है। इनफैक्ट आज जो न्यू लिस्टिंग है वहां पर पे पता चल रहा था कि किसी किसी जगह पे तो मात्र 10,000 लोगों में जहां करीब 30 बेड होना चाहिए, वहां 10 बेड अवेलेबल है। तो इस तरह का एक सिग्निफिकेंट अंडर पेनिट्रेशन है आज की डेट में हॉस्पिटल के अंदर में। और हमें क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज चाहिए, क्वालिटी हेल्थ केयर का जब तक एक वो नहीं बनेगा, ये एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। तो देखिए, मैं कुछ हद तक अनुज की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ये इवेंचुअली होता क्या है कि अगर से आप एक तरह से कहीं प्राइस को बचाने की कोशिश करेंगे तो दूसरी तरह से रास्ते बनते हैं, जिससे जिससे कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट मार्जिन को प्रोटेक्ट करते हैं। और टाइम एंड अगेन हमें ये देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से आप देखिए, इसीलिए कंटिन्यूसली हॉस्पिटल्स के अंदर में प्रॉफिटेबिलिटी कंटिन्यूसली बढ़ी है। आप देखिए किस तरह का पी इंटरेस्ट इस इंडस्ट्री के अंदर में आया। ग्लोबल बड़े काफी इंस्टीट्यूशन है जो कंसिस्टेंटली अनलिस्टेड स्पेस में या छोटे जो रीजनल प्लेस है वहां पर पे एक्विजिशंस करे जा रहे हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ग्रोथ यहाँ पर पे देखने को नजर आती है। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये जो शॉर्टर टर्म रिएक्शन आ रहा है, इसको यूज करना चाहिए इन्वेस्टर्स को। अपॉर्चुनिटी बन रही है, नारायणा रुद्रालय हो गए, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक हो गए, जहां पर पे मुझे लगता है टेलविंड सेक्टर की इतनी मजबूत है कि एक पॉइंट के बाद ये स्टॉक बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाएंगे। और जहां तक कि हमारा पर्सनल पोजिशनिंग का सवाल है, तो हमने पूरे जो फार्मा और इस स्पेस को थोड़ा डिफरेंट तरीके से प्ले किया है। हमने इसके अंदर में फार्मा 20 का ETF खरीदा है, इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं है। बट हमें लगता है कि अगर से हमें एक अट्रैक्टिव पोजीशन देखें तो अपोलो हॉस्पिटल देश का एक नंबर 1 हॉस्पिटल है। और अगर से इस स्टॉक में ये करेक्शन 59-5800 के लेवल्स तक आता है तो एक बहुत ही बढ़िया एंट्री पॉइंट होगा, जहां पर पे एक लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है। बिल्कुल, देखिए सही बात है। और वैसे एक चीज़ और जोड़ूंगा इसमें अजदा में, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं हॉस्पिटल्स की कोई बहुत उनके फेवर में बोल रहा हूँ। बहुत कुछ गलत है इंडियन हॉस्पिटल्स में, करप्शन का एक अलग लेवल है, ठीक है ना। और करप्शन तो खैर हर फील्ड में होता है। प्रॉब्लम क्या है ना, बाकी फील्ड में करप्शन होता है ना तो वो आपको हर्ट करता है, चलो ठीक है, किसी और सेंस में। हॉस्पिटल जैसी मेडिकल फील्ड में करप्शन जो है ना वो हर्ट करता है सीधा लाइफ पर। तो इसके लिए ये ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं जिन पर थोड़ा लगाम लगाने की ज़रूरत है। और एक और चीज़ ये नहीं है कि सबको आप एक कैटेगरी में डाल दें। बहुत शानदार डॉक्टर्स भी हैं, बहुत शानदार हॉस्पिटल्स भी हैं जो अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, वो भी हैं। तो ये मतलब थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है, इसके लिए मैं थोड़ा सा इस पर ये अपना थोड़ा सा व्यू दे रहा था। जी ज़रूर। और स्टॉक्स ऑफ कोर्स आज हमने देखे हैं काफ़ी ज़्यादा बिक रहे हैं। मानस, टेक्निकली अपोलो जिस तरह से क्रैक्स दिखा रहा है या फिर मैक्स जिस तरह के क्रैक्स दिखा रहा है, चार्ट्स पर क्या लग रहा है? मैक्स हेल्थ केयर इस समय अब करीब 7-8% नीचे है। देखिए, अपोलो हॉस्पिटल में 10 बजे के शो में मैंने एक सेल रिकमेंडेशन दिया था 6100 के टारगेट के लिए, तो वो टारगेट अचीव हो चुके हैं। पे बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। ये सही है कि पैटर्न नेगेटिव है, 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे
अपोलो हॉस्पिटल्स ट्रेड कर रहा है। वीकनेस बढ़ सकती है, लेकिन अगर आपको बिकवाली करनी भी है तो कोई केवल उछाल पे ही बिकवाली करनी चाहिए इस अपोलो हॉस्पिटल्स में। मैक्स हेल्थ की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 825 रुपए का था, वो स्टॉक ने ब्रीच किया है, तो यहाँ पर वीकनेस बढ़ सकती है। इस गिरावट पे खरीदारी ना करें, और कभी कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करें। नीचे की तरफ 750 रुपए तक के भाव स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ, 750 तक के भाव यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। 750 तक का रिट्रेसमेंट पॉसिबल है। मीनवाइल एक दो स्पेस पे और आते हैं जहाँ पे पेन बढ़ रहा है इस वक्त, जहाँ पे ब्रेकडाउन्स विजिबल हैं। आज सुबह आईटीसी पे एक बाय कॉल थी, हाउस व्यू में करीब करीब 480 तक के टारगेट दिए गए थे, बट इस वक्त स्टॉक डे लो पे आके ट्रेड करता हुआ 406.55 पे दिन के सबसे निचले स्तरों पर है इस वक्त। और एक पुल बैक अपॉर्चुनिटी आई थिंक बन रही थी शायद इसमें, लेकिन वो डिजॉल्व हो रही है बार बार आके। शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज पे 10 डे पे भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है पिछले 5 सेशन से ये स्टॉक का। आशीष चतुर्मोता जी, आईटीसी पे आप लोगों ने कोई व्यू लिया है इस प्राइस पे? मतलब लगभग 2 महीने में 20% का प्राइस डैमेज, मतलब जनवरी 3rd वीक में इसका प्राइस 480 की ट्रेजेक्टरी में था, लगभग 20% का प्राइस डैमेज। ये प्राइस आप लोगों को एंट्री के लिए ठीक लग रहा है अपने पीएमएस में, या फिर अवॉइड किया आपने भी? अभी वीरेंद्र, मैं देखिए जैसे हम हमारी जो अप्रोच है उसको हम FTPM अप्रोच कहते हैं, फंडामेंटल टेक्निकल मार्केट डायनामिक्स और साइकोलॉजी। और जब हम इस अप्रोच में आईटीसी को रखते हैं तो अभी कहीं ना कहीं एक रिलेटिव वीकनेस बनी हुई है आईटीसी के अंदर में। उसके कंपैरिजन में आप देखिए स्मूथ टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में आ रहा है, जबकि एफएमसीजी में एक ब्रॉडली आप देख रहे हैं एक साइडवेज ट्रेंड है। तो जब हम इस तरह के एक क्लियर लीडरशिप किसी और स्टॉक में देखते हैं और कहीं ना कहीं एक लीडर को अंडर परफॉर्म करते हुए देखते हैं, तो उससे हम उस समय दूरी रखते हैं। तो मुझे लगता है अभी आईटीसी के अंदर में थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड एक्सटेंड रह सकता है। कहीं अगर से एफएमसीजी में हमें लगता है जगह है तो वो टाटा कंज्यूमर है, जिसके अंदर क्लियर लीडरशिप नजर आती है और एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश वहां मुझे नजर आती है। ओके, तो आईटीसी शायद एक इंटरेस्टिंग ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। ये फिलहाल आपके लिए स्टॉक्स। मार्केट वैसे कोशिश तो कर रहा है पॉजिटिव टेरिटरी में टिके रहने की, लेकिन निफ्टी अब सिर्फ 1 पॉइंट ही ऊपर है। निफ्टी बैंक 170 अंकों की बढ़त पर कारोबार करता हुआ यह है फिलहाल आपके लिए। चल फटाफट से एक बार एलटीआई माइंट्री का ट्रेड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कल दोपहर से ही दरअसल वो सेल साइड की पोजीशंस मैग्नीफाई होती दिखाई दी थी। शिल्पा जी, आपकी राय क्या होगी? काफ़ी पिटा है काउंटर कल आज में। जी बिल्कुल, एलटीआई माइंट्री इनफैक्ट थोड़ा आईटी पैक पूरा ही थोड़ा सबड्यूड है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है एलटीआई माइंट्री 5000 पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो ये लेवल तक डेफिनेटली एक अप्रोच लेगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स रेजिस्टेंस आता है 54, 50, 5500 जोन्स पे, बट यहाँ पे स्टिल मुझे लगता है कोई ट्रेड ना ले तो बेटर है। 5000 के अराउंड आपको मिले, आप डेफिनेटली इसमें फिर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान उभर कर आता है। फिलहाल तो सेल साइड पर ये काउंटर बना हुआ है। चलिए अब कॉर्पोरेट स्कैन की तरफ बढ़ेंगे और केफिन टेक की एक स्टॉक फोकस में है। दरअसल इस स्टॉक में इस साल में करीब करीब 40% तक की तेजी बनती दिखाई दी है, और हम बस फेब एंड में हैं। एक महीने में आप देखेंगे तो 8% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए, और ब्रोकरेजेस इस स्टॉक को लेकर बुलिश हो चुकी हैं। जेफरीज की रिपोर्ट मुझे याद है करीब 8-10 दिन पहले ही आई थी, उन्होंने 700 का टारगेट दिया और स्टॉक उसी लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी में, ये समझना ज़रूरी है। हमारे लिए इसी पर और राय देने के लिए कंपनी के CFO विवेक माथुर जुड़ गए हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। इनफैक्ट जेफरीज की रिपोर्ट में पढ़ रही थी, उन्होंने कहा है कि ओवरसीज मार्केट में आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को मोनेटाइज जल्द ही करेंगे, एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर हैं। तो उसी से चर्चा की शुरुआत में करना चाहूँगी। एग्जैक्टली किस तरह का बिजनेस ग्रो हुआ है इन इंटरनेशनल मार्केट्स में, आपके फेवर में वहाँ क्या जा रहा है? देखिए, जहाँ तक सवाल है साउथ ईस्ट एशिया का, जैसे मलेशिया है, फिलीपींस है, हांगकांग है, सिंगापुर है, थाईलैंड है, इन सब जगह पे हमारे क्लाइंट्स हैं अभी, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है, सेल्स पाइपलाइन है। अभी तक जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो छोटे और मध्यम दर्जे के AMCs हैं। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि बड़े AMCs हमारे क्लाइंट्स बने, तो उसके लिए हमारी बात चल रही है 2 बड़ी AMCs के साथ। और क्योंकि वहाँ पे जो टोटल AUM है AMCs का, वो भारत में जो AUM है उसका डबल है ऑलरेडी। हम तो लोग सोच रहे हैं कि 1 लाख करोड़ होगा अगले 3 से 5 साल में भारत में, वो ऑलरेडी वहाँ 1 लाख करोड़ से ऊपर है।
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उस मार्केट में कोई हमारा कंपटीशन नहीं है, तो हमें और क्लाइंट्स जल्दी मिलने चाहिए। पर क्योंकि वहाँ पे आउटसोर्सिंग ट्रांसफर एजेंसी का मॉडल हमने ही शुरू किया है और कोई है नहीं वहाँ पे, तो आउटसोर्सिंग करने के लिए 18 से 24 महीने लगते हैं। इसलिए क्लाइंट को विन करने में, नया क्लाइंट लाने में थोड़ा टाइम लगता है। बट अगर आप हमारी ग्रोथ देखें, हमारे पास 2016 में 8 क्लाइंट थे वहाँ, और आज की डेट में हमारे पास 54 क्लाइंट हैं। सो ओवरऑल हमारी ग्रोथ जो है वो अच्छी है, और आगे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ाते रहेंगे। तो हम ट्रांसफर एजेंसी के अलावा अब सोच रहे हैं कि फंड अकाउंटिंग भी एक जरिया है सर्विस देने का। और हमने एक कंपनी एक्वायर की थी हेक्साग्राम करके, जिसका एम्पावर प्लेटफॉर्म है 2021 में, और उसकी मदद से हम लोग और क्लाइंट्स वहाँ पे जीतने की कोशिश कर रहे हैं। थाईलैंड में हमने अभी एक बड़ा तीसरा बड़ा बैंक है जिसको हमने फंड अकाउंटिंग एडमिनिस्ट्रेशन की सर्विस देनी शुरू की है। सो ऐसे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस में और क्लाइंट्स बढ़ेंगे। हम सोच रहे हैं कि अब हम यूरोप और यूएस में भी मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। वहाँ पे कुछ कंपनी एक्वायर करके अगले 6 से 9 महीने में हम कोशिश करेंगे कि हम अपना बिजनेस वहाँ भी लेके जाएं। वाव, तो साउथ ईस्ट एशिया में आई एम क्वाइट अमेज्ड एट दैट नंबर कि भारतीय बाजार से कहीं ज्यादा, कहीं गुना इनफैक्ट उसका AUM है। इनफैक्ट मैं उस जेफरीज रिपोर्ट में मिडिल ईस्ट भी मेंशन था, तो मिडिल ईस्ट का मार्केट कैसा है? वहां पर आपने कुछ एंट्री पॉइंट्स आइडेंटिफाई की हैं क्या? हाँ, तो जो फंड मैनेजर्स हैं वो या तो दुबई में या अबू धाबी में हैं। ऑफ कोर्स यूरोप और यूएस में तो हैं ही, सिंगापुर में हैं, बट दुबई और अबू धाबी जो है वो नया डेस्टिनेशन है जहाँ पे फंड मैनेजर्स अब अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। तो हम लोग उस मार्केट को स्टडी कर रहे हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो बड़ी 4 कंपनीज हैं, बिग फोर्स जो हैं, उनकी मदद से हम मार्केट को स्टडी करें। तो हमने अभी एक स्टडी शुरू की है। हम पहले मार्केट को समझेंगे, वहाँ का कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है, वहाँ पे क्लाइंट्स को किस तरह की सर्विस की ज़रूरत है, ट्रांसफ़र एजेंसी की, फंड अकाउंटिंग की, और हम फिर जो हमारा प्लेटफॉर्म है एम्पावर, उसको वहाँ लेके जाएंगे और उस मार्केट को भी टैप करेंगे। सो अभी उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 3 महीने 4 महीने में रिपोर्ट आती है। उसके बाद हमारी एक कमेटी है बोर्ड की, वो पूरा डिटेल मांगती है मैनेजमेंट से कि आप क्या इन्वेस्ट करना चाहते हो, किस टाइप का क्लाइंटेल है। सो वो सब करके करीब 6 से 9 महीने में हम डिसाइड करेंगे कि हम दुबई में जाएंगे या अबू धाबी में जाएंगे, और फिर वहाँ पे बिजनेस टैप करेंगे। तो हमारे पास प्लेटफॉर्म है जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म है एम्पावर फंड अकाउंटिंग का। अभी हमने एक्सॉल्ट लॉन्च किया है एक प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो है वो पूरी तरीके से डिजिटल ऑनबोर्डिंग करता है क्लाइंट्स की। RTA भी है उसके अंदर, ट्रांसफर एजेंसी भी है, फंड अकाउंटिंग भी है, कंप्लायंस रिपोर्टिंग भी है। सो अभी हम पूरी तरीके से तैयार हैं, इंडिया की पहली कंपनी जो ग्लोबल मार्केट में जाके क्लाइंट्स को सर्विस देगी। सो उसी की तैयारी कर रहे हैं। ओके, एग्जैक्टली विवेक जी, मैं एक्सॉल्ट पे आने ही वाला था, लेकिन उसके बारे में आपने बता दिया। चलिए, तो सवाल पे नहीं आऊँगा, लेकिन सर मैं थोड़ा सा आपका व्यू जानना चाहूँगा कि जो भारतीय अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो इंडस्ट्री है वो कैसा कर रही है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली आपके नंबर्स को भी देख रहा था। वहाँ पे अल्टरनेट फंड्स अप्रॉक्सीमेटली 455 में आपके अगले 1-2 साल में कैसी ग्रोथ देख रहे हैं आप, और यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो आपकी कितनी ग्रोथ अपेक्षित है इस साल में? देखिए, अगर आप इंडिया में देखें तो नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो है पिछले 4 साल में डबल हो गए हैं। और अगर आप उनका AUM देखें तो वो ऑलरेडी कई गुना हो गया है। मतलब आपको मैं 2-3 गुना क्या बोलूँ, वो तो कई गुना हो गया है। सो उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, और केफिनटेक जो है वो मार्केट लीडर है ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को सर्विस करने में। जैसे आपने कहा 455 फंड हमारे दिसंबर एंड तक हो गए थे, तो हर हफ्ते नए क्लाइंट्स ऐड हो रहे हैं उसमें, और AUM हमारा बढ़ता जा रहा है। और ये प्लेटफॉर्म हमारा अपना प्लेटफॉर्म है, हम किसी थर्ड पार्टी को यूज़ नहीं करते हैं। तो क्लाइंट को कहीं और नहीं जाना है, हमारे से ही सर्विस लेनी है और हम ही उनको देते हैं। तो इसमें 75 से 80% सालाना ग्रोथ तो होनी है, और हो सकता है 100% ग्रोथ भी हो जाए। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो हैं वो काफ़ी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। जो नए फंड्स भारत में आ रहे हैं, और गिफ्ट सिटी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी इम्पेटस दिया है, उसको बढ़ावा दिया है कि लोग आके अपना सेटअप करें गिफ्ट सिटी में फंड्स। तो वहाँ भी हमारी लीडरशिप है इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर। तो वहाँ भी हमारे 16 फंड्स ऑलरेडी हम सर्विस कर रहे हैं, और नए फंड्स जो आ रहे हैं उनको भी हम सर्विस दे रहे हैं। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जो है वो एक सनराइज इंडस्ट्री है भारत के लिए। और हम लोग देख रहे हैं कि भारत के साथ साथ
ग्लोबल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को भी हम सर्विस देंगे। वहाँ पे जो रेवेन्यू मॉडल है, जो यील्ड आती है, वो भारत से दुगनी है। तो वो अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत बड़ी है। तो भारत में तो हमारी लीडरशिप है ही। हम लोग चाहते हैं कि फिनटेक भारत से पहली कंपनी बने जो, जैसे बीपीओ इंडस्ट्री में और भारतीय कंपनियों ने नाम कमाया है, के फिनटेक जो है वो भारत की पहली कंपनी बने जो बाहर के देशों में फंड एडमिनिस्ट्रेशन का काम करे। तो विवेक जी, मैं थोड़ा सा एग्जैक्टली इन्हीं को नंबर्स पे ट्रांसलेट करके पूछूं आपसे, क्योंकि ऑलमोस्ट आपका जो AUM है वो 0.9 ट्रिलियन तक है मेरे ख्याल, मतलब 91,000 करोड़ रुपए के आसपास, जिसमें 36% मार्केट शेयर आप होल्ड करते हैं। इसमें और मतलब ये मार्केट शेयर बढ़ के कितना हो जाएगा, कितनी ग्रोथ की संभावना लग रही है आपको सर निकट भविष्य में? हमारा जो जिस हिसाब से ग्रोथ चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 75 से 80% ग्रोथ चल रहा है रेवेन्यू में, हर साल आएगा, इस साल का यही है। और जिस हिसाब से इंडस्ट्री ग्रो हो रही है और AUM जो है वो मतलब डबल ट्रिपल तो हो ही रहा है। उसके हिसाब से मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि AUM जो है वो कम से कम डबल होगा। नंबर ऑफ क्लाइंट्स और मार्केट शेयर जो है वो 36% से बढ़ के तकरीबन 45-50% के करीब जाना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से क्लाइंट्स हमारी सर्विसेज यूज कर रहे हैं और हम उनकी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट सर्विस दे पा रहे हैं, तो वो रेफरल मॉडल है। एक क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को बताता है कि भाई आप जाइए कि फिनटेक से सर्विस लीजिए, और जब दूसरा क्लाइंट खुश होता है तो वो और क्लाइंट्स को बताता है। तो जब नए क्लाइंट आते हैं तो वो देखते हैं कौन सा सर्विस मॉडल है जो अच्छा है, कौन सा सर्विस प्रोवाइडर अच्छा है। हमें उम्मीद है कि हम अपने क्लाइंट्स के ये जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करते रहेंगे और नए क्लाइंट्स आते रहेंगे, और हमारी ग्रोथ जो है इसमें 75 से 80% रेवेन्यू की होती रहेगी, और हमारा मार्केट शेयर जो है तकरीबन 45 से 50% जाना चाहिए। माथुर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक ऑन दोस एक्सपेंशन प्लान्स। केफिन के मैनेजमेंट की बात आपने सुनी। स्टॉक इनफैक्ट वो जेफरीज के टारगेट के करीब ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट की हालत अब फिर से थोड़ी सी नासाज होती हुई 21,900 को फिर चैलेंज करता हुआ बाजार दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा आज का लो 21,860 है और उसके तरफ ना ही बढ़े तो बेहतर रहेगा। फिलहाल बजाज फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि इस घंटे वहां से एक बड़ा ड्रैग बनता दिखाई दिया है। रुचित, एक बार चार्ट चेक दीजिएगा प्लीज, क्योंकि ये स्टॉक फिर से अंडर परफॉर्म करने लगा है। आई थिंक चार्ट स्ट्रक्चर्स तो थोड़े से वीक है, बट क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर हम 6400 के नीचे के क्लोजिंग देखते हैं तो आई थिंक ये करेक्टिव फेजेस और एक्सटेंड होकर फिर 6200 के टारगेट्स नजर आएंगे। सो मे बी आज एक्सपायरी है, इसके लिए एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी हमको एंड में देखने मिल रही है, बट 6400 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है स्टॉक को क्लोजिंग बेसिस पे। उसके नीचे क्लोजिंग रही तो आई थिंक ये करेक्शन और एक्सटेंड फिर होना चाहिए। और हर्षिता, अभी जो डिक्लाइन आ रही है ना, इसमें अगर सुबह का लो टूट गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। और निफ्टी तो खैर 21,910 पर है। एक बार जरा निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, और निफ्टी का लो कितना था आज का, अगर 21,860। ये थोड़ा सा मेरे को कुछ करना पड़ेगा क्योंकि वो दिखता नहीं है मेरी आंखों पे। और बैंक निफ्टी का भी एक बार चार्ट लेकर आइए। अच्छा, वो मैं बात कर रहा था वो ऑप्शंस की। जी हाँ। एक बार जरा 46,000 का पुट और 21,900 का पुट निफ्टी का, वापस ये बैंक निफ्टी का 46,000 का पुट, और देखिए थोड़ा अब लोअर लेवल से हल्की सी यहाँ पर रिकवरी आई है। और एक बार वो जो इवन बैंक निफ्टी का 21,900 का पुट, जिसमें जो मैं बात कर रहा था ना कि 240-45 तक ऑलमोस्ट जितना प्रीमियम, वो 10 रुपये रह गया था मेरे ख्याल से 21,900 का पुट उस समय पर। अब वो 10-9 रुपये पे वो कवर करेंगे। और इंटरेस्टिंग है कि अब उसके बाद यहाँ पे प्योर 3 PM कोई गैम्बलिंग मूव आएगा या नहीं आएगा। आज के मूव को मैं प्योर गैम्बलिंग मूव कहूँगा, बाकी जो भी आ जाए प्योर गैम्बलिंग मूव होगा वो मार्केट में इस समय, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है मार्केट में। मतलब डायरेक्शन है नियर टर्म में तो एकदम लास्ट 2 दिन में तो एकदम नेगेटिव डायरेक्शन ही है, और बैंक निफ्टी में। लेकिन देखिए लोअर लेवल से फिर हल्की सी रिकवरी आ रही है, 46,100 पर आ गए अब हम वापस बैंक निफ्टी में। तो ये सब चलता रहेगा मेरे ख्याल से कुछ टाइम तक, और मार्केट शायद अब एक मूड में है कि एक साइजेबल करेक्शन हो जाए, उसके बाद थोड़े से वीक हैंड्स निकल जाए और फिर शायद मार्केट दोबारा रैली करे। लेकिन एक और बात कर लेते हैं MSCI ग्लोबल इंडेक्स, जहां पर आज से वो चेंजेस इम्प्लीमेंट होंगे। तो विवेक से एक बार फिर से रिविजिट कर लेते हैं। विवेक, गुड आफ्टरनून।
वेल गुड आफ्टरनून। आपसे कुछ ही समय में आपको दिखाई देंगे ये सब जो भी स्टॉक्स में हम बात करेंगे। यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ साथ आपको वॉल्यूम एक्शन भी दिखाई देगा। वॉल्यूम्स यहाँ पे पिछले अगर आप 5 दिन या 10 दिन के ट्रेडेड वॉल्यूम्स देखेंगे उससे कहीं ज़्यादा होगा विद प्राइस एक्शन एज वेल। बट एक चीज़ याद रखिए, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं नेम्स स्पेशली MSCI के, ये मार्केट्स पहले एक्सपेक्ट भी कर रहे थे। 13 फरवरी को अनाउंसमेंट आने के बाद मार्केट्स को पता भी है और आज आएगा ये भी मार्केट्स को पता है, तो काफ़ी कुछ ऑलरेडी डिस्काउंट हो चुका है। बट अब क्या होगा, अब से थोड़ी समय में सबसे पहले फ्लोज आ जाएंगे MSCI के। ये क्या फ्लोज है? ये पैसिव ETF फंड्स के फ्लोज है जो MSCI इंडाइसेस को ट्रैक करते हैं। सबसे बड़ा इंडेक्स है, मेन इंडेक्स MSCI इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स। ये इंडेक्स में 5 एडिशन आए हैं, ज़्यादा करके PSU स्टॉक्स ने पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, उसकी वजह से वो सब अभी आ जाएंगे इन द इंडेक्स। सो NMDC, GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रा, यूनियन बैंक, BHEL, PNB, इसमें से सब नाम काफ़ी एक्सपेक्टेड थे क्वांट एनालिस्ट से। GMR एयरपोर्ट्स एक थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज था। अब क्या होगा, इंडिया का वेटेज जो है इन दी MSCI इंडेक्स वो 18% के ऊपर होगा। 2020 में इंडिया का 8 से 10% के बीच ही था। इंडिया ने चाइना को काफ़ी आउट परफॉर्म किया है, एंटायर मार्केट इंडियन मार्केट ने आउट परफॉर्म किया है, उसकी वजह से इंडिया का वेटेज भी MSCI इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बढ़ रहा है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखेंगे तो आज का दिन $1.2 बिलियन का टोटल इन्फ्लोज एक्सपेक्टेड है और ये आएंगे अब से कुछ ही समय में। लास्टली व्हेन यू टॉकिंग अबाउट MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स, MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स में 27 एडिशन और 6 डिलीशन भी आएंगे, तो ये नाम पे भी आपको काफ़ी सारा वॉल्यूम एक्शन दिखेगा। सो आज एक इंपॉर्टेंट है, ये सब इफेक्टिव जो हो जाएंगे फ्रॉम टुमारो। ओके, फ्रॉम टुमारो इफेक्टिव। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और MSCI में होने वाले इस बदलाव पे प्रकाश डालने के लिए। आपके स्क्रीन पर आप देखें वो स्टॉक्स जिनको फेवर मिलेगा यहाँ पर इनफ्लोज PNB, NDC, BHEL, यूनियन बैंक और GMR एयरपोर्ट्स। एक बार BHEL के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे, कॉल्स में शामिल था और आई थिंक कोल इंडिया और BHEL के JV पे बातचीत भी हो रही थी। इट्स 2 to 6.45 डे हाई की ट्रजेक्ट्री तो नहीं, बट स्टिल आई मीन रीजनेबल ट्रजेक्ट्री है यह BHEL की। और इस स्टॉक पे पिछले 3-4 सेशन की बाजार की टर्बुलेंस का रत्ती भर इम्पैक्ट नहीं है। ये अभी भी इवन अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज 10 DMA के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। आशीष चतुर्वेदी जी, कोई BHEL पे व्यू है क्या इस वक्त आपका 2 to 6 पर? जी देखिए, मेरे हिसाब से जो ये स्पेस में काफी इंटरेस्ट है। पावर से रिलेटेड जो ऑर्डर फ्लो है वो काफी स्ट्रांग है भेल को, और हमें लगता है कि उसका इम्पैक्ट आपको प्राइस बिहेवियर में भी नजर आ रहा है। जब इतनी मार्केट की वोलेटिलिटी है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही स्टेबल चार्ट्स के तौर पर भेल खड़ा हुआ है, तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक 220 पे एक अच्छा सपोर्ट रख के इवेंचुअली 250-260 की ट्रैजेक्टरी को क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। और हमें लगता है कि एक पॉजिटिव बायस के साथ इस समय हम भेल के अंदर में नजर रखे हुए हैं। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। एक सुबह जो हमारी एक बहुत शानदार कॉन्वर्सेशन हुई थी उसको रिविजिट करते हैं। इस वक्त मिड कैप और स्मॉल कैप से थोड़ा बचकर रहना चाहिए, ये कहना है कोटक AMC के MD एंड CEO नीलेश शाह का। आइए सुनते हैं उनसे वो एक बातचीत और उसके बाद उस पर थोड़ी सी हम और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। क्या मार्केट अब मिड कैप और स्मॉल कैप में वाकई में इतना ज़्यादा फ्रॉथी हो चुका है कि थोड़ा डर लग रहा है? क्योंकि मतलब जब इस तरीके के स्टेप्स आते हैं तो क्या हम स्टेज पर पहुंच गए हैं कि फंड मैनेजर्स के पास उतने स्टॉक्स ही नहीं है जहां पर वो इन्वेस्ट कर सकें? नॉर्मली लार्ज कैप बिजनेसेस में वैल्यूएशन ज्यादा रहता है बिकॉज वहां पे प्रिडिक्टेबिलिटी है। हम लंबी अवधि के लिए जब निवेश करते हैं तो नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो देखते हैं। बड़ा बिजनेस हो, लार्ज कैप कंपनी हो, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपकी अनुमान थोड़ा लंबे समय के लिए कर सकते हैं। जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे कितनी कंपनीज रहेगी कितनी नहीं रहेगी उसका अनुमान लगाना मुश्किल होता जाता है। एंड इसीलिए लार्ज कैप के वैल्यूएशन स्मॉल एंड मिड कैप से ऊपर रहते हैं, माइक्रो कैप मिनी कैप से ऊपर रहते हैं। जनरली जो कर्व होता है वो ऐसे होता है, लार्ज कैप ऊपर वैल्यूएशन, माइक्रो कैप मिनी कैप लोअर वैल्यूएशन। आज का ऐसा हो गया है, लार्ज कैप का वैल्यूएशन नीचे है, उसके ऊपर मिड कैप है, उसके ऊपर स्मॉल कैप है, उसके ऊपर माइक्रो कैप है, उसके ऊपर मिनी कैप है और उसके आगे फ्रेम के बाहर SME एक्सचेंज है। जब इस प्रकार का वैल्यूएशन हो तो डेफिनेटली निवेशकों को थोड़ी सावधानी बरतनी जरूरी है, थोड़ा प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। स्मॉल कैप में
माइक्रो कैप में, मिनी कैप में और एसएमई एक्सचेंज में। नीलेश भाई, कल मीडिया स्पेस में बड़ी डील हुई, आपने वो डील ऑब्वियसली पढ़ी होगी, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे मैं जानता हूं, लेकिन कैसे पढ़ा आपने इस बड़ी डील को रिलायंस और डिज्नी के बीच में? हमारी मीडिया हमारे हाथ में होनी चाहिए, विदेशी हाथ में रहेंगे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि विदेशी हाथ में जो मीडिया है वो अपना दुरुपयोग करती है, बट एक पोटेंशियल रिस्क है। तो इस प्रकार से जब लोकल एंटरप्रेन्योर्स, लोकल बिजनेसमैन, लोकल इन्वेस्टर्स मीडिया को ओन करते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। दूसरी चीज, यहाँ पे टाइमिंग देखिए, जब डिज्नी ने स्टार टीवी खरीदा था तब उसकी वैल्यूएशन तकरीबन $15 बिलियन के आसपास थी। आज वो तकरीबन $3-4 बिलियन के आसपास रह गई है। सो टाइमिंग इज एवरीथिंग। उन्होंने एसेट महंगी खरीदी, उनका अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा। आज वही एसेट लोकल बिजनेस सस्ते में खरीद रहे हैं, हो सकता है उनका अनुभव बहुत अच्छा रहेगा। तीसरी चीज, जब किसी क्षेत्र में कंसोलिडेशन होता है तो थोड़ी स्पर्धा कम होती है। पैसे जला के बिजनेस लाने की जगह पे पैसे बनाने के बिजनेस ग्रो करने की तरकीबें की जाएगी। तो मेरे हिसाब से दिस डील विल बिकम अ कैटलिस्ट फॉर मीडिया सेक्टर। उसका वैल्यूएशन कहीं पे बॉटम हो जाएगा। आज की तारीख में मीडिया सेक्टर एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्केट कैप बहुत ही कम रह गया है एंड भविष्य में मीडिया क्षेत्र अच्छा करेगा ऐसा लगता है। अच्छा, मैं सोच रहा था कि इसके बारे में हम थोड़ी डिटेल बात करेंगे, लेकिन एक बार बैंक निफ्टी लेकर आइए। निफ्टी नहीं, बैंक निफ्टी। निफ्टी तो खैर चला ही है, लेकिन बैंक निफ्टी में हमने बात की थी कि 46,000 एकदम से चैलेंज हो रहा था। 250 पॉइंट की रैली आई है लास्ट के 2 मिनट में, और 46,050 वाला बैंक निफ्टी 46,300 क्रॉस कर रहा है। बहुत बहुत शार्प मूव, ये टिपिकल एक्सपायरी मूव है ये, और आज 3 PM से पहले ही आ गया मार्केट ने। जो हम चीज़ डिस्कस करते थे ना आज तक, कि मार्केट वेट नहीं करेगा उस पूरी की पूरी कॉल्स के या पुट्स के जीरो होने का। एक बार अब 46,200 की कॉल लेकर आइए, वो जो ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी 46,200 की कॉल बैंक निफ्टी पर, और अब वो 100 रुपये क्रॉस कर गई होगी, क्योंकि एकदम से बैंक निफ्टी में 46,270 आया। देखिए 155 रुपये हो गई वो। हो सकता है एक और स्विंग आ जाए, अभी मार्केट फिर एक बार के लिए यहाँ से डाउन साइड दिखा दे। मैं बस होप कर रही थी यहाँ से स्विंग और ऊपर की नहीं, हो सकता है नेगेटिव पे चला जाए वापस, किसी भी तरफ जा सकता है। देखिए ये सिर्फ देख के और ये ऑब्जर्व करने की चीज़ है, देख के मतलब अभी भी आप ट्रेड मजा करिए, ट्रेड नहीं है। देखिए हजदा, ट्रेड में क्या है ना, आपने डार्ट फेंका कि पुट लेना या कॉल लेना है, जहाँ पे लग गया वो लग गया। किसी ने कॉल लिया होगा, किसी ने पुट लिया होगा, जिसने पुट लिया उसका डूब गया, जिसने कॉल लिया उसकी लॉटरी लग गई। सिंपल है इसमें, और इसमें कोई साइंस नहीं है। कोई अगर मुझे ट्रेडर चार्ट देख के बता देना कि ये नहीं यहाँ पे कॉल लेना बनता था, तो मैं मानूंगा नहीं, ठीक है ना। हाँ, आपका पैसा बन गया अगर उसमें, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। अब यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ से मुझे कोई बता दे कि अब 3 PM मूव क्या आएगा, मैं तो नहीं बता सकता, बिल्कुल मैं तो नहीं बता सकता, ना मैं गेस करूँगा। ये पैसा खोने वाली मार्केट है, इसमें आप ना खोएं पैसा तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। मेरे ख्याल से वीरू ने अगर कोई डेटा एनालाइज किया हो कॉल या पुट का, वीरू? अनुज, नहीं, मेरे ख्याल से करने की ज़रूरत नहीं है। मैं पर मैं आपको बताऊँ अनुज, मैं 46,200 की कॉल पे नज़र रखे हुआ था और एक HDFC बैंक का चार्ट लगा के 20 रुपये की कॉल 220 बिक गई। 20 रुपये की कॉल 220 बिक गई, बस HDFC बैंक को देख रहा था मैं यहाँ पे, और HDFC बैंक हाई पर आ गया। बट अनुज, मैं मतलब नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट को देख रहा था। नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप बैंक निफ्टी के देखें ना अनुज, तो वहाँ पे अभी भी बहुत प्रॉमिसिंग तरीके से 46, 300, 400, 500 की कॉल आइटर। मैं नेक्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूँ, यानी मार्च का फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट, और बहुत ही एग्रेशन के साथ बैठे हुए 3 पुट राइटर्स भी, 45, 500, 600, 700। तो मेरे ख्याल से अनुज ये मोर और लेस एक्सपायरेटेड स्विंग है। आज पूरे दिन रेंज में रहा, 245 पे ब्लास्ट हो गया। 3 PM मूव बाकी है, ये मैं आपको अभी से बता देता हूँ। 3 PM मूव बाकी है, वो अप साइड पे आएगा, डाउन साइड पे आएगा, अगेन मैं कह नहीं सकता उसका, लेकिन बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में है। और कुछ स्टॉक्स जैसा वीरू ने बोला, HDFC बैंक तो खैर ऑब्वियसली उसमें, उसके बिना तो निफ्टी बैंक निफ्टी में मूव आता नहीं है जब तक HDFC बैंक ना चले। उसमें तो मूव आया ही, लेकिन उसके अलावा और कहाँ पर मूव आया, एक बार कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। कोटक, SBI
और अगर निफ्टी की बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एक अच्छा मूव आया, तो काफ़ी इंडिविजुअल स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छे मूव आ रहे हैं इससे। अनुज, इनफैक्ट मेरी ना नजरें वो भारतीय एयरटेल पे गई थी, क्योंकि शो में आने से पहले मैं देख रही थी किस तेजी से वो स्टॉक टूटा था, और जितनी तेजी से वो टूटा था उतनी तेजी से वहां पर थोड़ी सी रिकवरी भी आने की कोशिश हो रही है। वो जो स्लाइड बना एकदम, वो आप वी देख रहे हैं तो रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे भी ट्रेड्स हैं जहाँ पर हमने देखा कुछ कुछ जो शॉर्ट बने थे वो कवर होते हुए साफ दिखाई दिए हैं। अच्छा, 4 का चौका की तैयारी कर लेते हैं हमारे जानकार, वो भी ट्रेड्स एकदम निकाल के बैठे होंगे। मैं एक बार फटाफट आपको बता दूं कि कौन क्या ट्रेड देने वाला है, फिर उस तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि ये भी इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आएंगे, स्पेशली आज एक्सपायरी वाले दिन। तो शिल्पा जी, सस्ता ऑप्शन आपका आई एम श्योर तैयार है। रचना से जानेंगे एफएनओ का सुपरस्टार, मानस के पास चलेंगे चार्ट का चमत्कार के लिए, और आशीष चतुर्मोता आपको मिड कैप फंडा वाला ट्रेड देंगे। एक बहुत बढ़िया स्विंग बैक देखने को मिल रहा है। शिल्पा जी बताइए, सस्ता ऑप्शन में क्या ट्रेड पिक करेंगी? जी, सस्ता ऑप्शन में मुझे यहाँ पे टाटा कैम अच्छा लग रहा है। टाटा केमिकल 930-40 जोन्स के बीच में ट्रेड कर रहा है, यही उसका सपोर्ट है। यहाँ से वापस 990,000 के ऊपर जाना चाहिए मार्च सीरीज़ में। तो 950 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 25 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 19 रुपये का रखिए। जो पहला टारगेट रहेगा वो 34 का रहेगा। इसके ऊपर 39 से 45 के भी लेवल्स पॉसिबल है। टाटा केमिकल्स ये हो गई शिल्पा जी की पिक। अब रचना जी के पास चलते हैं एफएनओ सुपरस्टार के लिए। रचना जी। जी, मेरी तरफ से जो एफएनओ सुपरस्टार रहेगा दैट विल बी मैकडॉनल्ड्स में और यूबीएल में, दोनों में ही मूवमेंट आ रही है, तो हम मैकडॉनल्ड्स को चूज करेंगे। यहाँ पे अपसाइड पे इसने एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस को टेकआउट किया है और लेवल फिलहाल 1160 पे है। अगर हम यहाँ पे 1150 का एसएल लगाए तो ऊपर वाली साइड पे 1170 और 80 के टारगेट्स बनाए जा सकते हैं। इसमें शायद अगर ओवरऑल मार्केट सपोर्ट करे तो ये मल्टी डे के लिए भी बन सकता है। ओके, एशिड स्पिरिट्स 1107 पे बाय कॉल, चार्ट का चमत्कार। आज मानस जी से पिक करते हैं। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, एक बिकवाली करने का ट्रेड होगा। LTIM LNT माइंट्री में बिकवाली करने की राय रहेगी, क्योंकि 15-20 दिन से यहाँ पर 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेशन हो रहा था, बट फाइनली आज 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच हुए, उसके नीचे गया है, तो यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है। आई थिंक करीब 200 या 250 पॉइंट की गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो इसमें बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। 5360 के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं, ये कैश लेवल्स हैं। नीचे की तरफ आपके जो टारगेट रहेंगे वो 5150 तक के रहेंगे, तो ये कैश लेवल्स हैं। अगर आप फ्यूचर में करना चाहें तो अकॉर्डिंगली आप वहां पर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट सेट करके ट्रेड कर सकते हैं। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना हो तो जो मार्च मंथ का 5200 का पुट ऑप्शन है, 125 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 94 रुपीज के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 185 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये समय एक मानस के पिक। आशीष जी, आपका मिड कैप फंडा? तो अनुज, मैं क्योंकि बैंकिंग रैली पे काफी पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है PSU बैंक्स काफी अच्छा करेंगे, तो मैंने जो चूज किया है वो एक नॉन एफएनओ बैंक PSU बैंक चूज किया, वो है यूनियन बैंक। मुझे लगता है कि एक तो ओवरऑल PSU बैंक्स में बहुत अच्छी तेजी रहेगी, और खासतौर पे यूनियन बैंक जैसे स्टॉक, जो आप अगर से इसको देखें तो ये 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे इस समय स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और हम देख रहे हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन यूनियन बैंक की 3% के ऊपर की है, जो कि एक स्टेबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन बनाए रखा है, और नेट NPA भी हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 1.7% के आसपास है, तो काफी स्टेबल नंबर्स हमें इस PSU बैंक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। और क्योंकि 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे हमारा मानना है कि ये जो पूरा मिड कैप PSU बैंक का बास्केट है वो करीब 1.5-1.6 टाइम तक ट्रेड करना चाहिए, तो जिसके चलते हमें लगता है कि एक अच्छी अपसाइड यहाँ देखने को नजर आएगी। और यूनियन बैंक में अगर से आप चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा बेस इस स्टॉक ने बना लिया है, करीब 138-139 के जोन में। ऊपर में मेरा मानना है 160-170 तक की ट्रेजेक्ट्री यूनियन बैंक के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। ये फिलहाल एक अपॉर्चुनिटी यूनियन बैंक, और यूनियन बैंक वैसे भी वो MSCI का एडिशन वाला स्टॉक भी है। चलिए, मैं आपके लिए सारे ट्रेड्स रिकैप कर रही हूँ। सस्ता ऑप्शन में टाटा केमिकल्स शिल्पा रावत ने पिक किया है, जहां पर 950 का कॉल उन्होंने सुझाया, 28 पर है इस समय। आपके लिए 34, 39 और 45 के टारगेट्स इन्होंने शॉर्टलिस्ट किए। 19 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएंगे। यूनाइटेड स्पिरिट से रेडार पर रचना जी के 1170 के लिए एक लॉन्ग कॉल आ रहा है, 1150 का आप स्टॉप लॉस भी लगाइएगा इसमें। फिर अगला ट्रेड मानस ने दिया है LTI माइंट्री, जिसको हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे। 5150 तक के दरअसल शॉर्ट करने की सलाह यहाँ पर आ रही है।
5360 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और यूनियन बैंक पिक किया है इस समय आशीष चतुर्मोता ने, जहां पर वैसे भी वो MSCI का मूव देखने को मिलेगा। इस घंटे अगर आप ध्यान दें तो हीरो मोटर कॉर्प एक स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहा है। आयशर मोटर में नेशनल लेवल से करीब आधे % का मूव आया। टॉप गेनर्स में M&M है। कल तक टाटा मोटर्स आउट परफॉर्मर था। मारुति एक बाय कॉल है। तो ऑटो सेगमेंट में दरअसल इंटरेस्ट बन रहा है निवेशकों का, और उसके लिए एक ट्रिगर भी रहेगा क्योंकि कल फरवरी महीने की पूरी बिक्री के आंकड़े सामने आपके लिए आना शुरू हो जाएंगे। दीपाली हमारे साथ है बताने के लिए कि फरवरी का महीना आखिरकार कैसा साबित हो सकता है इन सभी ऑटो कंपनियों के लिए। दीपाली। फरवरी ऑटो सेल्स के नंबर्स टू व्हीलर और पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के लिए स्पेसिफिकली काफी एक्साइटिंग रहेंगे और एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि टू व्हीलर सेल्स इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से 30% ग्रो हो सकती है सालाना आधार पर फरवरी के महीने में। वहीं पैसेंजर व्हीकल सेल्स में भी 10% की ग्रोथ रहेगी। स्लो डाउन दिखेगा मीडियम हैवी कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में और साथ ही ट्रैक्टर सेल्स सेगमेंट में। अगर स्पेसिफिक कंपनीज की बात करें तो मारुति की जो टोटल सेल्स हैं वो लगभग 193 लाख यूनिट्स रह सकती हैं, यानी वाई बेसिस पे 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। महिंद्रा एंड महिंद्रा के नंबर्स देखेंगे तो यहाँ पर टोटल ऑटो सेल्स में 12% की ग्रोथ अगेन एक्सपेक्टेड है। 68,200 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है फरवरी के दौरान। वहीं ट्रैक्टर सेल्स में डिप रह सकता है 13% के आसपास का, और फरवरी में 22,500 यूनिट्स बिकने की संभावना है। पिछले साल इसी महीने में 25,800 यूनिट्स ट्रैक्टर्स की कंपनी ने बेची थी। बात करेंगे टाटा मोटर्स की। यहाँ पर अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल मीडियम हैवी कमर्शियल सेगमेंट में तो पीवी सेल्स तो अच्छी एक्सपेक्टेड है, डेफिनेटली 19% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान है, लेकिन मीडियम हैवी कमर्शियल सेगमेंट में 13% का ड्रॉप रह सकता है टाटा मोटर्स में। बजाज ऑटो, हीरो मोटो, टीवीएस मोटर्स के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। बजाज ऑटो के अगर आप टोटल सेल्स देखेंगे तो 25% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, और अगर सिर्फ डोमेस्टिक टू व्हीलर सेल्स देखेंगे तो यहाँ पर 50% की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। एक्सपोर्ट्स में भी थोड़ा सा सुधार रहेगा, स्पेशली टू व्हीलर्स में 6% के आसपास। हीरो मोटो की टोटल सेल्स देखेंगे तो लगभग 4,40,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है ओवरऑल, और यहाँ पर 12% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली टीवीएस मोटर्स की भी जो टोटल सेल्स है वहां पर 8% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि सिर्फ डोमेस्टिक सेल्स देखेंगे तो 19% की ग्रोथ रहेगी टीवीएस मोटर्स के लिए। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, जहां पर आयशर मोटर्स की जो वोल्वो आयशर सेल्स हैं वो फ्लैट रहेंगी। 7,300 यूनिट्स पिछले साल भी थी इसी महीने में, और इस बार भी वही नंबर आ सकता है। अशोक लीलैंड की भी जो टोटल सेल्स है वो लगभग 9% डिप हो सकती है। तो पैसेंजर व्हीकल्स और साथ ही साथ टू व्हीलर स्पेस के नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। क्विकली एक चीज बताना और जरूरी है कि आगे के लिए एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि शायद मारुति की इन्वेंट्री 25,000 यूनिट्स के आसपास है, तो रिटेल सेल्स थोड़ी सी सुस्त रह सकती है अगले महीनों में। वहीं M&M की जो ऑर्डर बुक है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, 2.25 लाख यूनिट के आसपास। फरवरी से 49,000 यूनिट्स वो बनाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है M&M के लिए स्पेसिफिकली। और सिमिलरली टू व्हीलर्स में भी ग्रोथ और एनहांस होने की पॉसिबिलिटी जताई जा रही है, जो कि डीलर चेक या फिर जो वेरियस ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपडेट्स मिले हैं। लेकिन ओवरऑल टू व्हीलर पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में नंबर्स बेहतर रह सकते हैं। ओके दीपाली, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये ऑटो सेल्स से एक्सपेक्टेशंस। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में ऑब्वियसली ऑटो स्टॉक्स होंगे, आपकी प्रेफर्ड पिक्स क्या है यहाँ पर? जी, तो अनुज, जैसे मैंने ऑलरेडी मारुति की काफी चर्चा की, क्योंकि हमें लगता है कि इसके अंदर में सीएनजी का एक बहुत ही अच्छा प्ले आएगा। साथ ही साथ आप हाइब्रिड के अंदर में मारुति बहुत अच्छा काम कर रही है, और ईवी के अंदर भी एक डेडिकेटेड अब इनका काम चालू हो गया। तो मुझे लगता है कि एक डाइवर्सिफाइड तरीके से मारुति अपने मार्केट शेयर को गेन करने की कोशिश कर रही है। मार्जिन्स 11% के आसपास अब फाइनेंशियल ईयर 25 में आने की तैयारी हो रही है, और 8% कैगर से वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। तो मारुति एक हमारा प्रेफर्ड बेट रहेगा। सेकंड, मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर्स इन द टू व्हीलर स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। आईक्यूब की सक्सेस के साथ ही हमें लगता है कि जो ईवी सेगमेंट में टू व्हीलर स्पेस है उसके अंदर में ईवी का पेनिट्रेशन काफी स्पीड से बढ़ेगा, और वहां पर टीवीएस मोटर्स एक अच्छी लीड ले रहा है। तो ये हमने काफी लंबे समय से, मतलब इसको तो हमें कई साल हो गए स्टॉक के अंदर में लॉन्ग रिकमेंडेशन करते हुए, और पोर्टफोलियोज के अंदर पोजीशन भी हमने इसके अंदर कई बार रिकमेंड किए, और अभी भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस टू व्हीलर स्पेस में करता हुआ नजर आएगा टीवीएस मोटर्स। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष बात के लिए। मीनवाइल देखिए बैंक निफ्टी में एकदम से एक और नेगेटिव स्विंग आई और अब वो 46,100 के नीचे आ गई। जैसे मैं कह रहा था ना कि अभी एक और स्विंग बाकी है, और अब मैं 46,000 की पुट देख रहा था, वो पुट 10 रुपये वाली पुट अभी 40 रुपये हो गई हजता। इस तरीके के मूव्स इस समय मार्केट में आ रहे हैं, तो बेसिकली थोड़ा सा केयरफुल ही रहें मार्केट में इस समय। कोई बहुत ज़्यादा इसको रिफ्रेश करिए, आई थिंक वो थोड़ा सा डेटा गलत है। हाँ, अब आप देखेंगे तो 46,000 के पुट देखिए
मेरे को लग रहा था, फीलिंग आ रही थी वो कि वो वन वे, सब सोच रहे थे ना कि अब वन वे चला जाएगा मार्केट, नहीं, ये आज मार्केट ट्रैप कर रहा है, दोनों साइड मार्केट ट्रैप कर रहा है और अब एकदम से मार्केट ने लोअर साइड पे ट्रैप किया सबको ऊपर। चलिए अब बात करते हैं इस करेक्शन के साइंस की। क्या इस समय थोड़ा कैश में आना चाहिए? हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर एंड CIO गुरमीत चड्ढा जुड़ गए हैं। गुरमीत, गुड आफ्टरनून। चर्चा काफ़ी टाइम से हो रही है कि मिड और स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा खतरा है इस समय, लेकिन अब तो एमपी सेबी ये भी थोड़े से हरकत में आ गए। क्या वाकई में अब इस समय थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए, थोड़ा साइड पे बैठा जाए? अनुज, कुछ जहाँ पे बहुत फेरोशियस रिटर्न आया आपका, मान लीजिए आपका 2x हुआ है एक साल में, ऑलमोस्ट 70-80% रिटर्न आया बड़े शॉर्ट पीरियड में, और वैल्यूएशन थोड़ा सा अगर डिस्कम्फर्टिंग है तो वहाँ पे कोई बुराई नहीं है अगर इफ यू वांट टू टेक सम चिप्स ऑफ द टेबल। क्या 2018 में एक बार ये हो चुका है जब सेबी ने रीकैटेगराइजेशन बोला था करने का लार्ज, मिड और स्मॉल का, तो वो उस टाइम का करेक्शन बहुत डीप आया था, 25-30% का करेक्शन आया था और हेडलाइन निफ्टी में बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। ये जो पर्टिकुलर डेवलपमेंट है, ये पहला स्टेप है मेरे हिसाब से। आई थिंक रेगुलेटर थोड़ा कंसर्न्ड है। फ्लोज, मैक्सिमम सिप फ्लोज भी वहीं जा रहे हैं, लमसम फ्लोज भी स्मॉल और माइक्रो कैप स्पेसेस में ज्यादा जा रहे हैं। हो सकता है कुछ फंड्स स्ट्रेस टेस्ट के लिए कुछ कैश कॉल्स भी लें, कुछ कैश क्रिएट कर सकते हैं, और साइज बहुत बड़ा हो गया। बहुत सारे स्मॉल कैप फंड्स 25-30-40 हजार करोड़ के फंड है। सबसे बड़ा स्मॉल कैप फंड 35,000 करोड़ का फंड है। तो थोड़ा बहुत हो सकता है वो रोटेशन करें, थोड़ा कैश में आए। कुछ कैश में है कुछ फंड्स ऑलरेडी, तो टेम्पररी मुझे लगता है थोड़ा सा आपको 5-10% का करेक्शन देखने को मिल सकता है, बट ये उतना बड़ा नहीं है कि शायद 20-30% का करेक्शन है, अनलेस कोई बहुत बड़ा एक्सटर्नल ट्रिगर हो। तो थोड़ा सा आप रिस्क ऑफ कर लीजिए। अगर आपका वेटेज लेट्स से स्मॉल कैप का 50% है पोर्टफोलियो में, तो कोई बुराई नहीं है थोड़ा सा रीबैलेंस करने में। और मार्केट में है अपॉर्चुनिटीज, कई बार थोड़ा सा हमें मोमेंटम के साथ काउंटर सिक्लिकल भी होना चाहिए। जो भी थोड़ा बहुत आउट ऑफ फेवर है, जैसे आईटी था 6 महीने बाद, अभी फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं आउट ऑफ फेवर, फाइनेंशियल्स हैं आउट ऑफ फेवर, थोड़ा सा आप वहां रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं, थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल हो सकता है। ओके, तो रीबैलेंसिंग में फिर आप कहाँ कंप्लीट एग्जिट की एडवाइस देंगे और कहाँ उस पैसे को डालने के लिए कहेंगे? सो अनुज, अगर फॉर एग्जांपल कुछ पीएसयू डिफेंस नेम्स में अगर आपने 2-3x किया है पिछले 1-1.5 साल में, तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं वहां पे। कुछ अगर आपको डिफेंस और ईपीसी नेम्स में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। कुछ मुझे लगता है ऑटो में भी कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छा रन अप आया है, थोड़ा सा आप रीबैलेंसिंग कर सकते हैं। तो ये कुछ पॉकेट्स हैं जहाँ पे आप कर सकते हैं, और फाइनेंशियल्स का जैसे वेट बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जैसे आईटीसी वगैरह है, काफी अच्छा करेक्शन आया है। होटल बिजनेस डीमर्ज होना है, एफएमसीजी बिजनेस अच्छा कर रहा है, 11% अभी एबिट मार्जिन है, और तो रिकवरी भी आएगी थोड़ा सा पेपर और एग्री बिजनेस में एज इकोनॉमी रिकवर्स। दूसरा, थोड़े जो रेट सेंसिटिव्स हैं वहां पे जा सकते हैं कि सेकंड हाफ में लिक्विडिटी बेटर होगी, मार्च के बाद लिक्विडिटी में भी इंप्रूवमेंट आएगा। मुझे लगता है ब्रॉडर बॉन्ड यील्ड्स भी थोड़ा सा, आप देखिए 1 साल का टी-बिल और 10 ईयर का जीसेक का रेट ऑलमोस्ट सेम है। तो थोड़ा लिक्विडिटी देखिए कितना टाइट है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा लिक्विडिटी भी ईज होगी तो उसका रेट सेंसिटिव्स को भी थोड़ा फायदा मिलेगा, जैसे बिल्डिंग मटेरियल वगैरह है, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट है। ओके, मैं इनफैक्ट आपसे यही फॉलो अप पूछने वाली थी। जब आप रेट सेंसिटिव्स कहते हैं, क्या उन मटेरियल कंपनियों पर फोकस करेंगे या फिर इसमें आप बैंक्स और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी जोड़ने वाले हैं गुरमीत? कॉम्बिनेशन फाइनेंशियल, जैसे मैंने बोला ही अर्षदा जी को कि मैंने पहले भी बताया था कि ईपीएस डबल हो गया 2 साल में, 1500 से 3000, और बैंक निफ्टी जो है वो करीबन सिर्फ 10-12% ही बढ़ा है। तो पी कॉन्ट्रैक्शन है, पूरा बैंक निफ्टी फाइनेंशियल आपको 15 टाइम्स पे मिलता है। प्राइस बुक वाइज भी बहुत रीजनेबल है, कोई भी इस टाइम एंटिटी ऐसी नहीं है बैंक्स में जो 4-5 के बुक वैल्यू पे हो, जैसे पहले होता था कोटक और एचडीएफसी के केस में। सेकंड, मुझे लगता है कुछ बिल्डिंग मटेरियल में भी अच्छा करेक्शन आया है, चाहे वो टाइल मेकर्स हो, चाहे वो सैनिटरी मेकर्स हो, थोड़ा सा सीमेंट में भी कंसोलिडेशन हुआ है, थोड़ा सा आपका और जो होम इम्प्रूवमेंट थीम्स है वहां भी हुआ है, तो वहां भी देख सकते हैं। और कोई करेक्शन आता है तो कुछ अच्छे रियलिटी प्लेयर्स जहाँ पे अफ्लुएंट सेगमेंट में ज्यादा अच्छा कर रहा है, जैसे डीएलएफ को आप बाय ऑन डिप्स पे रेडार पे रख सकते हैं, तो कुछ रियल एस्टेट को भी रख सकते हैं, और कुछ हद तक केपेक्स और ब्रॉडर केपेक्स स्पेस को भी रख सकते हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन एलएनटी और उस सेगमेंट में भी देखने को आया है, तो मेरा थोड़ा सा मे बी बायस लार्ज कैप की तरफ शायद ज्यादा हो इस लेवल पे रिलेटिव वैल्यूएशंस को लेके, बट ऐसा नहीं है कि सारा मिड और स्मॉल कैप में फ्रॉड। अभी 2 सवाल पूछे गए हैं अभी तक गुरमीत से, एक अनुज ने पूछा, एक हर्षदा ने पूछा,
और कम से कम नहीं तो 11 बार कंसोलिडेशन सत्र का इस्तेमाल कर चुके हैं गुरमीत। फंड मैनेजर कितना थका हुआ है ये महसूस हो रहा है मेरे को। पाजी क्रिकेट खेल रहे हैं आजकल? लास्ट मैच कौन जीता? कल ही खेला था, आपको हार गए कुछ रनों से हार गए कल। अच्छा, हार गए कल का मैच। खैर अच्छा, चलिए एक काम करते हैं, लौटते हैं वापस बाजार की तरफ। कल एक दो प्राइस सेक्शन बड़े अच्छे लग रहे थे गुरमीत। कल एचयूएल में डिमांड थी, अब एग्जैक्टली मैंने अभी तो नहीं देखा एचयूएल क्या कर रहा है, लेकिन एचयूएल हिस्टोरिकली आई थिंक टेक्निकल टर्म्स में कह रहा हूँ कि 200 DMA माइनस 150 रुपीज़ बॉटम आउट हो जाता है। एफएमसीजी जिसने लास्ट इस 3 महीने में लिविंग टाटा कंज्यूमर और गोदरेज सीपी पार्टिसिपेट नहीं किया, इसमें आपकी बाइंग लिस्ट में कुछ है क्या? लिविंग टाटा कंज्यूमर एंड गोदरेज सीपी जो इस बार के अर्निंग्स सुपरस्टार रहे एफएमसीजी में। तो आईटीसी को प्रॉपर एफएमसीजी नहीं बोलेंगे, हमने ऐड किया है। हमारे रेडार में एचयूएल भी है। मुझे लगता है काफी बड़ा कंसोलिडेशन आया है। थोड़ा सा मुझे लगता है क्लोजर टू इलेक्शन, थोड़ा सा क्लोजर टू क्रॉप हार्वेस्टिंग जो हम बैसाखी के आसपास बोलते हैं, वहां पे मुझे लगता है थोड़ा सा रूरल फेसिंग जो एफएमसीजी नंबर्स हैं वो बेटर होंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सेम शायद नेस्ले में भी देखने को मिले। तो थोड़ा सा अगर वॉल्यूम रिकवरी आता है, किसी एक क्वार्टर रिकवरी आता है, थोड़ा सा भी बेहतर नतीजे आते हैं, क्योंकि मार्जिन्स में भी एक नजर रहेगी हमारी। तो मुझे लगता है एफएमसीजी थोड़ा सा और थोड़ा सा डिफेंसिव की तरफ फ्लोज जाते हैं जब भी मार्केट थोड़ा एक्सपेंसिव लगने लगता है। और दूसरा मैंने बात करी थी कि कुछ ओल्ड फेवरेट स्टॉक्स हैं एफआईएस के। अभी एक डेटा मैंने देखा था कि 62 लाख करोड़ का एफआई का होल्डिंग रह गया है, जो कि 16.2% है, जो कि मुझे लगता है 12 साल का लो है। 22-23% होता था कोविड से पहले। तो लो ओनरशिप है एफआईएस की। तो जो एफआई के फेवरेट सेक्टर्स हैं, कुछ लिमिटेड आईटी, कुछ लिमिटेड बैंक्स, कुछ एफएमसीजी, ये वापस से फेवर में आ सकते हैं जब भी वो फ्लोज वापस आए। फ्लोज डेफिनेटली वापस आएंगे। जो हम देख रहे हैं नेबरिंग कंट्रीज में हो रहा है, स्पेशली चाइना में, मैटर ऑफ टाइम फ्लोज कम बैक। ओके, एक और चीज़ मुझे आपसे पूछनी थी। हालांकि कल काफ़ी डिस्कशन हुई थी, लेकिन जिन्होंने कल मिस कर दी थी, आज मार्केट का रिएक्शन देखकर अब रिलायंस पर क्या व्यू बन रहा है, स्पेशली वो उस डील के बाद? अनुज, हम बहुत कंस्ट्रक्टिव हैं। हमने टैक्टिकली रिलायंस में वेटेज बढ़ाया था जब जियो फाइनेंशियल का अलॉटमेंट होने वाला था। हालांकि उस टाइम नहीं पता था कि रिलायंस का भी शेयर बढ़ जाएगा, तो वहाँ बेनिफिट हुआ पोर्टफोलियोज में। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा डील है इंडस्ट्री के लिए। और मैंने आपसे कल चर्चा की थी कि आप देखिए नेटफ्लिक्स का वैल्यूएशन $260 बिलियन है, रिलायंस $230 बिलियन है। तो कंटेंट और जो डिजिटल कंटेंट है ये बहुत बड़ा प्ले है। और ये जो कंबाइंड एंटिटी है, इसके पास 100+ चैनल्स होंगे, 8 डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, 25 से 27 हजार करोड़ का रेवेन्यू होगा। और ये डील बहुत अच्छी मिली है। डिज्नी एक टाइम पे $10 बिलियन के वैल्यूएशन पे था, और ये पेरेंट डिज्नी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वो स्पोर्ट्स राइट्स में स्ट्रगल कर रहे थे। उनका ग्लोबली आप शेयर देखिए $200 से $100 के आसपास आ गया है, तो उनके लिए भी अच्छा है, थोड़ा मोनेटाइजेशन होता है। और यहाँ रिलायंस के लिए भी काफी, और ये ट्रिगर करेगा और कंसोलिडेशन मुझे लगता है, और काफी वैल्यू अनलॉकिंग होगी। जियो में होगी, कंटेंट में होगी, रिटेल में होगी। तो रिलायंस में अगले 2-3 साल में मेरा ये मानना है, और मैंने शायद पहले भी कहा, ये पहली कंपनी होगी इंडिया से जो 1 ट्रिलियन क्लब में होगी। तो मैं काफी कंस्ट्रक्टिव हूँ लॉन्ग टर्म को लेकर रिलायंस। लॉन्ग टर्म को लेकर यहाँ पर ऑफ कोर्स बड़े मूव्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं। गुरमीत, एक स्पेस जहाँ पर हमने देखा है हाल फिलहाल में थोड़ा सा शेकआउट रहा, वो ऑफ कोर्स पेंट इंडस्ट्री थी। कर्टिसी ग्रासिम ने जो अपना बिरला ओपस लॉन्च किया, उसके बाद एशियन पेंट में एक अच्छा खासा कैचअप आज और कल में देखने को मिला है। लेकिन आप अपने आप को पोजीशन कैसे करेंगे? क्या अभी भी एशियन पेंट अट्रैक्टिव रहेगा, और जब ये ग्रासिम का प्रोडक्ट मार्केट में आए तब देखते हैं कितना मार्केट शेयर किस कंपनी का एरोड होता है? मुझे लगता है थोड़ा अर्ली है कमेंट करना। वैसा डिस्ट्रीब्यूशन मोड बनाना, वैसी रीच बनाना, इन्वेंट्री पूरा करना, किसी के लॉन्च होने से किसी का वैल्यूएशन कम नहीं होता। हमने पीआई इंडस्ट्रीज में भी देखा था, बहुत नेगेटिव रिएक्शन आया था जब वो कह रहे थे कि पेटेंट 2025 में एक और चाइनीज कंपनी का आएगा। काफी नेगेटिवली रिएक्ट करके 3000 रुपए के आसपास चला गया था। तो थोड़ा सा, बट एशियन पेंट्स का मेन इशू जो है वो वैल्यूएशन है, क्योंकि अभी भी 50 टाइम्स है, FY25 EPS से ऊपर है, और डेकोरेटिव पेंट्स का जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बहुत सिग्निफिकेंट डबल डिजिट नहीं आ रहा है, जबकि पिछली बार फेस्टिव सीजन था। तो प्रॉब्लम इंटरनल ज्यादा है मुझे लगता है देन एक्सटर्नल। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं वापस से 14-15% का वॉल्यूम ग्रोथ,
और क्योंकि जितनी हाउसिंग एक्टिविटी में अपटेक है, थोड़ा मुझे लगता है सेक्टर में उतना कंसोलिडेशन नहीं हुआ है जितना बाकी स्पेसेस में हुआ है, जैसे सीमेंट में हुआ है बाकी। तो इस वैल्यूएशन पे शायद ऐड नहीं करूंगा, लेकिन अगर करेक्शन आता है यहाँ से 10-15-20% तो डेफिनेटली ऐड करेंगे। और एक वो जब आएगा तो कैपेसिटी जब इफेक्ट होगा तब देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन मोड बनाना आसान नहीं है। आप देखिए एचयूएल और पीएनजी का क्लासिक पैटर्न देखिए, वर्ल्ड ओवर पीएनजी लीड करता है, बट एचयूएल को इंडिया में आप डिस्प्लेस नहीं कर पाए। एक बार जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज होता है एफएमसीजी में, वो बहुत मुश्किल है डिसलॉज करना। अच्छा गुरमीत जी, पिछले 2 दिन से 2-3 स्टॉक्स बड़े हरकत में आए हैं। ऑन द हायर साइड हेवल्स ने बहुत अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई है, वोल्टास में बाइंग एफर्ट्स काफ़ी दिख रहे हैं बाजार के। इसमें से आपकी प्रेफर्ड बाइंग लिस्ट में कुछ है क्या, हेवल्स और वोल्टास? हेवल्स डेफिनेटली हमारे रेडार में है। थोड़ा सा जब भी समर सीजन का ऑनसेट होता है, तेजी देखने को मिलती है फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल में। हालांकि हेवल्स में 4 डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। लॉयड फाइनली अगर हेवल्स डेमोन्स्ट्रेट कर पाए कि टर्न अराउंड लॉयड का, आई थिंक वहां से उसका थोड़ा सा डी रेटिंग हुआ था, थोड़ा इम्पैक्ट आया था। अगर वो डेमोन्स्ट्रेट कर पाएगा, क्योंकि वायर्स में, लाइटिंग में और बाकी स्विचेस अप्लायंसेस में हेवल्स ठीक कर रहा है। किचन अप्लायंसेस थोड़ा सॉफ्ट था और लॉयड्स थोड़ा सा इशू है। तो अगर लॉयड्स में थोड़ा सा टर्न अराउंड होता है और ये एक क्वार्टर अच्छा जाता है तो देखने का आ सकता है। बट 1500 के भाव पे भी वैल्यूएशन बहुत सस्ता नहीं है। कुछ हमें बेवरेज कंपनीज पे भी हमारी नजर रहेगी, क्योंकि ऑनसेट और समर सीजन है, ये थोड़ी सी टैक्टिकल कॉल्स होती हैं, तो वो हम देखेंगे। वोल्टास में थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। 4-5 साल हो गए हैं कंसोलिडेशन से, मार्केट शेयर लूज किया उन्होंने। तो एक बार मार्केट शेयर वापस गेन करते हैं, 26-27% पे आते हैं, तब शायद थोड़ा सा देख सकते हैं। ऑलराइट गुरमीत, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। चलिए अब कल की तैयारी करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी एक और स्विंग आ गई, एक आखिरी स्विंग बाकी थी वो, उसमें अब वो 46,071 पर आ गई। वो कॉल जो वीरो ने डिस्कस की थी वो ज़ीरो हो गई, वो जो पुट मैंने डिस्कस किया था अब वो ज़ीरो होने की तैयारी हो रही है। और आज टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे, दोनों तरफ की स्विंग्स में जैसी मार्केट में शार्प रैली आई है राइटर्स ने कॉल बेची है, जैसे ही प्लंजेस आए हैं राइटर्स ने पुट्स बेचे हैं, और इवेंचुअली कुछ नहीं हुआ, दोनों ज़ीरो पे आके कॉल पुट्स सारी आज मैक्सिमम अगर आप देखेंगे कॉल्स और पुट्स निफ्टी के देखें चाहे बैंक निफ्टी के देखें, मैक्सिमम आप वॉल्यूम के हिसाब से सॉर्ट कर लीजिए और देखिए जहाँ जहाँ भी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स हुए हैं सब के सब 0, 0.75, 1.05, 0.25, 0.3 सबके रेट यही रह गए हैं। मैं और वॉल्यूम ऐसे ज़बरदस्त 10-10 करोड़ के वॉल्यूम हुए हैं, जहाँ पर जैसे कि 22,000 की कॉल, 10 करोड़ 19 लाख शेयरों का वॉल्यूम, लास्ट प्राइस 0.75, 21,900 के पुट, लास्ट प्राइस 1 रुपी, और उसमें भी करीब करीब 10 करोड़ शेयरों का वॉल्यूम हुआ। तो ये आज क्लियरली मार्केट में एक मूव जो था वो टिपिकल ऑप्शन राइटर्स डे, एक ट्रेंड डे के बाद। अच्छा, जब हम फाइनल एनालिसिस करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि आज निफ्टी लिस्ट था भाई, 5 पॉइंट अप या डाउन कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इंट्राडे में देखिए क्या हुआ। बैंक निफ्टी भी 148 पॉइंट, लोग कहेंगे कुछ भी नहीं हुआ आज तक मार्केट में, लेकिन आप इंट्राडे एक बार दिखा दीजिए इसका चार्ट, किसी को समझ में आ जाएगा क्या हुआ था। और आज किसी ट्रेडर से पूछिए कि कैसा रहा आज का एक्सपीरियंस। मेरे ख्याल से आज ट्रेडर्स की उम्र एक दिन में 1 साल जरूर बढ़ गई होगी आज, इस तरीके का मार्केट एक एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर राइड है ना, एब्सोल्यूट रोलर कोस्टर, कभी सिंकिंग फीलिंग तो एकदम कभी ऊंचाई पर ले जाने वाली। चलिए बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड क्या लेना बनता है, ये हमारे जानकारों से लेना शुरू करते हैं। गावा जी बताइए, तेजी या मंदी, क्या कैरी करेंगे कल के लिए? तेजी स्टॉक का नाम है परसिस्टेंट, बीटीएसटी में ट्रेड करे 8610 में, बेस बनने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट मिला है परसिस्टेंट में, स्टॉप होगा करीब 8520 का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट है 8750, दैट्स द प्लेस इट कैन गो परसिस्टेंट। एक बात माननी पड़ेगी गावा सर की, टफ मार्केट में भी सारी कॉल्स उनकी तेजी वाली है। हाँ। सुबह भी तेजी वाली थी, क्विक सिंगल भी तेजी वाला था, और उसके बाद भी 2 बजे की कॉल भी तेजी वाली थी, ये वाली कॉल भी तेजी वाली है। शिल्पा जी आप क्या कैरी करेंगे? जानू जी मैं स्टिल कोलपाल के साथ ही जाऊंगी। अच्छा खासा मूव ऑलरेडी आ गया है, 2550 के ऊपर गया भी है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे मूव और एक्सटेंड होगा, 2600 शुड कम। ओके, तो 2600 के लिए बने हुए हैं। शिल्पा ये कैरी करेंगी ट्रेड तेजी की तरफ। मानस, तेजी या मंदी? देखिए एक स्टॉक है जहां पर लोअर लेवल पे काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि करेक्शन कंप्लीट हुआ है, तो यूबीएल पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यूबीएल 1900 रुपए से करेक्ट हो रहा था, 200 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया, रिकवरी देखने को मिल रही है, तो इसके मार्च के फ्यूचर में आप खरीदारी कर सकते हैं। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस रहेंगे 1684 के, 1684 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं।
1745 तक के टारगेट्स पॉसिबल है यूबीएल के मार्च के फ्यूचर में। रचना जी, आपका ट्रेड फ्राइडे मॉर्निंग के लिए? जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा दैट इज ऑन द लॉन्ग साइड इन इंडियन होटल के फ्यूचर्स फॉर मार्च। तो मार्च के इंडियन होटल के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे 582 पे एसएल लगाएंगे एंड अपसाइड पे हमारा टारगेट रहेगा 596 एंड 600। ओके, चलिए इंडियन होटल्स। रुचित, आपकी ट्रेड बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी के लिए टोरेंट फार्मा काफी अच्छा लग रहा है। पिछले एक महीने से स्टॉक एक कंसोलिडेशन फेज में और वो कंसोलिडेशन के ब्रेकआउट के वर्ज पर है। अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है कल तो अपने अपट्रेंड का रिजम्पशन होगा, क्योंकि आज वॉल्यूम्स काफी अच्छे हुए। इसके लिए यहाँ पे प्रीएम थोड़ा किया जा सकता है। 2620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी 2740 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, भले ही इंटरेस्ट सेशन या फिर इस एक घंटे के दौरान कई सारे शॉर्ट साइड के आइडियाज़ आइडेंटिफाई हो, कल ले जाने के लिए सारी तेज़ी वाले आइडियाज़ आए हैं। चाहे वो पर्सिस्टेंट हो, इंडियन होटल हो, कोलपाल हो, आपका यूबीएल हो या फिर टोरेंट फार्मा हो, इन सब में तेज़ी वाले आइडियाज़ ही हमारे जानकार दे रहे हैं। और स्क्रीन पर लेकर आते हैं अब मिड कैप इंडेक्स। अनुज ने मेंशन किया कैसे स्विंग बैक किया है निफ्टी और निफ्टी बैंक का ट्रेड। मिड कैप इंडेक्स जो लगातार गिरावट में था और कल इसकी बहुत हालत खराब थी, आज सुबह भी लग रहा था कि एक ऑन केस है। 300 पॉइंट का एक स्विंग देखने को मिला है यहाँ पर। इनफैक्ट वो बड़ा मूव नजर आया। ये लार्जली ऑफ कोर्स एक्सपायरी लेड है, लेकिन अनुज 4 पॉइंट का और धक्का लग जाए तो 22,000 पर आ जाएंगे फिर आज क्लोज के लिए। बिल्कुल राजदा। और 21,996 पर हैं हम निफ्टी पर। 21,997 इस समय का ट्रेड हो रहा है। और मैं यही कहूँगा कि अभी कोई पोजीशन आप कैरी ना करें तो बेटर रहेगा। और क्योंकि कोई भी ट्रेड कैरी करना इस समय एक गैम्बल जैसा होगा, तो मार्केट में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आने दें। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा कल और मंडे 2 दिन थोड़ा पॉसिबल है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी रहे और ट्यूसडे ऑनवर्ड शायद एक फ्रेश ट्रेंड सामने आएगा, तो वहाँ से फिर हम एक फ्रेश व्यू लेंगे। आप सैटरडे का सत्र जोड़ नहीं रहे? सैटरडे तो खैर मार्केट वैसे ही वोलेटाइल रहने वाला है, वैसे कुछ ही समय के लिए खुले रहेगा। लेकिन हाँ, एक बहुत बड़ा मूव देखने को मिला और निफ्टी बैंक अब देखते ही देखते करीब 230 पॉइंट ऊपर आ चुका है। तो ट्रेड कैरी नहीं करना है। देखते कल जब इस महीने की शुरुआत होगी किस तरह का मूव आता है, लेकिन लार्जली अगर कोई डिसाइसिव ट्रेंड बनेगा वो अगले हफ्ते ही बनने वाला है। अच्छा, बाय द वे 22,010 के लेवल्स पर आ चुके हैं हम। करीब 22,022 आज का डे हाई था। देखते हैं वहां पर पहुंचते हैं या नहीं क्लोजिंग की तरफ, लेकिन मोमेंटम है। 1-2 ट्रेड्स जहां पर हमने देखा है थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिला। एक तो मैक्रोटेक लेकर आइएगा स्क्रीन पर। मैक्रोटेक में अचानक वो तेजी की पोजीशंस बनी है। पिछले 10 मिनटों का मैं मूव देख रही थी, करीब 5% का इजाफा और 3% तक का यहाँ पर वॉल्यूम्स के साथ 3 गुना वॉल्यूम्स के साथ 3-4 गुना वॉल्यूम्स के साथ मूव आया। सिरमा एसजीएस में एक बड़ा मूव देखने को मिला है। यूनियन बैंक ऑफ कोर्स हम देख रहे थे वो एमएससीआई का एक्शन बनता दिखाई दिया। इधर बताइए मैक्रोटेक मानस, ये ट्रेड टिकाऊ है, कैरी करना चाहिए अगर इफ इट ऑल किसी ने अटेम्प्ट किया आखिरी 10 मिनटों में? अच्छा, ओके, आप लोधा की बात कर रही हैं? जी हाँ। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन था अब 4-5 दिनों का, ये 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा था। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो वो पॉजिटिव है, इसलिए पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉसेस 1134 पे लगा के रखिए। इस बार अगर 1205 के ऊपर स्टॉक निकलेगा तो कम से कम 1250 1260 तक के भाव आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, मैक्रोटेक डेवलपर्स। और इस बीच एक बार आप लेके आइएगा हेवल्स, जिसकी बात मैं भी कुछ देर पहले कर ही रहा था। गुरमीत जी से प्रश्न पूछा ही था 1537 पे, याद रखिएगा कल इस रेंज में गया था लेकिन टिका नहीं था। मतलब क्लोज आया था अप्रॉक्सीमेटली 1533 की रेंज में। अब 1536 डे हाई और ये ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी है। हेवल्स आज का सबसे स्ट्रॉन्ग मूवर। और जो मैंने आपको क्लोजिंग में 2 बजे स्टॉक बोला था ना, पहला स्टॉक क्या लिया था मैंने कि इस पर नज़र रखिएगा, इसका बिल्डअप बता रहा है कि ये मतलब कुछ करने के मूड में है। एग्जैक्टली 2:03 पे मैंने आपको एक स्टॉक बताया था, दैट वाज 585 बर्जर पेंट्स। जरा स्क्रीन पे रखिएगा। पहला स्टॉक जो मेंशन किया था हर्षदा के बाद पूछने के बाद 609। क्या खूबसूरत क्लोज। उस वक्त भी चला हुआ था, बट चला हुआ कोई बात नहीं होती है, जब मोमेंटम होता है तो होता है।
क्या क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ? रचना जी 608 रुपये 90 पैसे। जी, बर्जर पेंट्स की मूवमेंट कुछ ज्यादा ही एक्सट्रीमली स्ट्रांग है एंड यहाँ पे फ्रेश एंट्री तो करना मुश्किल हो जाएगा. इट इज दैट पावरफुल अ मूव एट दिस पॉइंट इन टाइम. नेवरदलेस यहाँ पे अगर कोई पुल बैक आता है टुवर्ड्स 600 और 595 तो उस टाइम पे एक एंट्री कर सकते हैं. जिन्होंने लोअर लेवल से ले लिया ऑलरेडी, दोज हैव बीन लकी, उनको एसएल ट्रेल करके 590 पे ले लेना चाहिए और पोजीशन कंटिन्यू करनी चाहिए. मोमेंटम इज वेरी स्ट्रांग. अनुज, अभी पेंट स्पेस में कितनी टर्बुलेंस रही? एक नया प्लेयर, एशियन पेंट्स ऑलमोस्ट 52 वीक लो, 6 महीने के लोज पे ट्रेड करता हुआ, और बजर को देखिए सब कम हो, 685. हाँ, आज मैं और नीरज जी जब YouTube लाइव कर रहे थे तो हमसे बहुत लोगों ने बर्जर पेंट्स पे एक सवाल पूछा था, इसका मार्च का फ्यूचर लेकर आइए एक बार जरा. अब ये 10% ऊपर बंद हुआ है, इसका मार्च का फ्यूचर 64 रुपये के डिस्काउंट पे आ गया. अब ये देखिए, स्टॉक 10% ऊपर है, फ्यूचर 2% ऊपर है, 90% रोल ओवर हुआ है. 90% रोल ओवर पे, और मैंने फिर पूरा चेक किया, कोई यहाँ पर डिस्काउंट मतलब डिविडेंड का मामला नहीं है, कोई यहाँ पर कॉर्पोरेट एक्शन का मामला मुझे तो दिखा नहीं कम से कम. तो क्यों? और ये देखिए, लास्ट के 1 घंटे में भी आप फ्यूचर का चार्ट देख लीजिए मार्च का, वो नहीं हिला. कैश 9% चल गया. फ्यूचर मार्च का ये 35 पॉइंट का डिस्काउंट था जब हमने शो स्टार्ट किया था, अब 64 पॉइंट का डिस्काउंट हो गया यहाँ पर. मतलब ये जो 6% का डिफरेंशियल आया ना, ये स्पॉट चला है लेकिन फ्यूचर नहीं चला. ये बहुत इंटरेस्टिंग है. पहले भी 1-2 बार हुआ है इसमें बर्जर पेंट्स में ऐसा, लेकिन मुझे कोई पता नहीं, कोई रीज़न, क्या रीज़न हो सकता है. शिल्पा जी, आपको पता है क्या कोई रीज़न है मार्च का फ्यूचर इतने बड़े डिस्काउंट पे क्यों ट्रेड कर रहा है? नहीं, यूजुअली कभी कुछ कॉर्पोरेट एक्शन रहता है तो ही रहता है, बट एज ऑफ नाउ नथिंग ऑफ लाइक दैट. लेकिन स्ट्रॉन्ग इतना ज़्यादा है कि मुझे लगता है दिस शुड कैच अप. फ्यूचर ऑफ स्पॉट कहीं ना कहीं तो कैच अप करना ही चाहिए. बिल्कुल. मीनवाइल आई थिंक 245 से लेके अब तक मार्केट में 4 स्विंग्स आई. एक 245 पर आई, एक 250 पर, एक फिर एक 3 PM पर आई, और एक 305 पर एक वापस स्विंग आई, और अब हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं. हम 3 बजे ऑलमोस्ट डे लो पर थे और अब हम डे हाई पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. इनफैक्ट ये एग्जैक्ट डे हाई है अब निफ्टी का 22,029. हम डे हाई पर बंद हो रहे हैं. बैंक निफ्टी में भी हम ऑलमोस्ट डे हाई पर बंद हो रहे हैं 46,221. अब खैर कोई स्विंग नहीं बची है मार्केट में. अब तो लास्ट के 10 मिनट हैं, अब तो बस मार्केट टाइम पास की तैयारी हो रही है. और इवन मिड कैप इंडेक्स भी डे हाई पर बंद होने की तैयारी कर रहा है, करीब 300 पॉइंट ऊपर इस समय. अनुज, ये जो क्लोज फिर आ रही है, जो डे हाई पर हम क्लोज कर रहे हैं, ये मार्च के लिए बाजार को कैसे पोजीशन कर रहा है? टफ है ये थोड़ा सा कहना अभी, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है अजता, फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज एक डायरेक्शन ट्रेंड चेक करता है मार्केट की. मेरे ख्याल से कल का हम हाई और लो देखेंगे, उसके बाद सैटरडे का सेशन को खैर मैं इग्नोर करता हूँ. उसका मंडे को आप कल के हाई या लो क्रॉस करते हैं. नॉर्मली क्या होता है सीरीज़ में आजकल हमारी मार्केट में, क्योंकि एल्गो बेस्ड होती है आजकल हर चीज़, सीरीज़ का हाई या लो पहले दिन पे लग जाता है. फरवरी सीरीज़ के आखिरी में भले ही वॉलेटिलिटी रही हो, लेकिन ये सीरीज़ काफ़ी ऊपर रही है. आई थिंक जब हमने सीरीज़ की शुरुआत की थी हम 21,350 पे थे, तो 21,350 से लेकर 22,000 सीरीज़ बहुत अच्छी रही है और ट्रेंडिंग सीरीज़ रही है. सिर्फ लास्ट के 2-3 दिन तो वॉलेटाइल रहा है, तो उस हिसाब से सीरीज़ बुरी नहीं है. सीरीज़ का लो लगा था डे 1 पर, हाई नहीं लगा लेकिन सीरीज़ का आखिरी दिन पर. लेकिन अब कल देखते हैं और उसके बाद मंडे को देखते हैं कि कल का हाई ब्रीच होता है, कल का लो ब्रीच होता है. आई थिंक उससे आपको बहुत सिग्निफिकेंस मिल जाएगी कि अगली सीरीज ट्रेंडिंग होगी या नहीं. अच्छा, मार्च में एक और चीज़ होगी, मार्च में एडवांस टैक्स के नंबर्स और वो ईयर एंड का फैक्टर भी आएगा. तो मार्च 15 तक नॉर्मली काफ़ी वॉलेटिलिटी होती है, उसके बाद मार्केट में एक ट्रेंडिंग मूव आता है. नॉर्मली मार्च में फर्स्ट फोर्टनाइट थोड़ी सी वीक होती है, सेकेंड फोर्टनाइट थोड़ी स्ट्रांग होती है. तो देखते हैं किस तरीके का मूव बनता है, लेकिन मेरे ख्याल से 2 दिन देख लेते हैं, उसके बाद एक जजमेंट लेंगे यहाँ. और फिलहाल कोई कंप्लेंट्स नहीं आज की क्लोज से. एक बहुत बड़ा एक्टिविटी वाला सेशन था, दोनों तेजी मंदी की तरफ सौदे थे. ऐसे लगा था बीच में कि हम शायद डे लो को भी टेस्ट करेंगे, स्पेशली आखिरी 1 घंटे में जब हम 900 तक फिसल गए थे और वहां से फिर हम करीब 22,040 के आसपास जाकर टिके हैं. वीरू, कोई रोल ओवर वाइज स्टॉक जिसको मार्क करना चाहेंगे आप? हर्षदा, पहली चीज़ तो ये है कि सरकारी बैंकों में इस बार फिर रोल ओवर काफ़ी अच्छा हो रहा है. मैं आपके स्क्रीन पर रखता हूँ कैनरा बैंक. अगर आप एक बार कैनरा बैंक की डायरेक्टर साहब रोल ओवर फिगर रखिएगा. अभी बर्जर पेंट्स का जिक्र हुआ, बर्जर पेंट्स, कैनरा बैंक और SBI PSU बैंकिंग बास्केट में ये 2 स्टॉक इस बार भी अच्छे रोल ओवर कैरी कर रहे हैं.
और आप देखिए कि दोनों ही स्टॉक, आई मीन 63% यहाँ पर है अभी, मेरे ख्याल से जाते जाते करीब 74 नहीं 81 82 सुबह जब हम बात कर रहे होंगे तो रोल ओवर हो चुके होंगे यहाँ पे। कैनरा बैंक और एसबीआई भी, मतलब आप कहाँ HDFC बैंक को देखिए और एसबीआई इवन अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को तो बीच करने को तैयार नहीं है। दो इन बैंकों में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल ओवर्स हैं। उसके बाद एक दो स्पेस और लेके आता हूँ मैं आपकी स्क्रीन पे। सीमेंट स्पेस में अच्छा रोल ओवर एक अंबुजा सीमेंट स्क्रीन पे रखिएगा, 607 पे आके ट्रेड करता हुआ डे हाई के क्लस्टर पे, और ये ऑलमोस्ट इसकी ऑल टाइम हाई क्लोज है, यानी फरवरी की सीरीज इसको ऑल टाइम हाई पे प्लेस कर रही है। एक 608 पे ये, और एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे, मतलब जाना माना स्टॉक है, बहुचर्चित है, इंडियन होटल्स। फेब में ये इसके हाईएस्ट लेवल पे क्लोज हो रहा है 587, ऑल्दो इसका हाई जो था वो करीब 593 का था। मतलब मैं रोल ओवर कॉस्ट और रोल ओवर परसेंटेज दोनों के आधार पे कह रहा हूँ। एक इंडियन होटल्स 588 पे क्लोज होता हुआ, स्ट्रॉन्ग मूव यहाँ पे और डे हाई के आसपास क्लोज होता हुआ। और एक लास्ट स्टॉक और रखना चाहूँगा जो अभी मेरी आई थिंक रोल ओवर्स की शीट में अपीयर हुआ है, दैट्स मैकडोवेल्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स। यहाँ भी रखिएगा 80 के अबव इसमें रोल ओवर मेरी फिगर में हो चुके हैं। 1170 पे क्लोज होता हुआ ये भी इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई क्लोज है हर्षदा, 87%। तो ये 4 एक स्टॉक्स जहाँ पे रोल ओवर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। मैं फिर आपको ले चलता हूँ एक बार शीट पे लॉन्ग शॉर्ट की और लॉन्ग अनवाइंडिंग की और शॉर्ट कवरिंग की। एक बार शीट पे आते हैं जिन जिन स्टॉक्स में आज शॉर्ट कवरिंग हुई है, जिसमें लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, आपकी स्क्रीन पे ये डिजिट्स 69 लॉन्ग्स, शॉर्ट कवरिंग 78, शॉर्ट बिल्डअप 18 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब आज 19 स्टॉक्स में हुए। आते हैं अब एक एक करके स्लाइड्स को देखते हैं जहाँ पे शॉर्टिंग, लॉन्ग अनवाइंडिंग या फिर शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग थे। लॉन्ग कहाँ पर थे आज? पेंट स्पेस में 6 लॉन्ग्स थे। बर्जर पेंट्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव था। श्रीराम फाइनेंस, REC, कैनरा बैंक, स्पिरिट्स, दोनों स्टॉक्स का मैंने जिक्र किया अभी। रोल ओवर की शीट पे बहुत अच्छा इंप्रेशन दे रहे हैं ये। बर्जर पेंट्स में शॉर्ट कवरिंग थी और ये आखिरी का मूव ज़्यादातर शॉर्ट कवरिंग से स्पॉन्सर था। हिंदुस्तान कॉपर, इंडस टावर, कोरमंडल और गुजरात गैस, ये काउंटर सभी अगर आप देखें तो आज शॉर्ट कवरिंग देखी गई। फिर नेक्स्ट स्लाइड आएगी, दैट्स शॉर्ट बिल्डअप, अपोलो हॉस्पिटल्स। खबर ही ऐसी थी आई थिंक पूरे, चाहे वो डेरिवेटिव्स हो चाहे कैश, सब स्टॉक्स को इंपैक्ट डाल के गई। बाकी आयशर मोटर्स, जुबिलेंट फूड्स के लिए ये सीरीज बहुत खराब रही और आज भी करीब 7% के नुकसान के साथ इन्फो एज ट्रेंड दोनों में ही प्राइस डैमेजेस हुए। और एक लास्ट स्लाइड आएगी, दैट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग। उस स्लाइड में सबसे ऊपर है AB फैशन, पेनफुल सीरीज थी इस स्टॉक के लिए। बाकी डेल्टा कॉप, HDFC AMC बहुत स्ट्रॉन्ग मूवर रहा, लेकिन लास्ट सेशन में कुछ सॉफ्टनेस, और LTI माइंट्री और SBI कार्ड्स यहाँ पर भी कुछ सॉफ्टनेस रही। और एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पे और रखना चाहूँगा, इस कार्यक्रम में उस पर कॉल भी गई थी, दैट परसिस्टेंट सिस्टम। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे लिखे आइएगा, मेरी आई थिंक रोल ओवर्स की शीट में ये भी अपीयर हो रहा है। और परसिस्टेंट सिस्टम डे हाई पर ऑलमोस्ट पिछले अगर 10 दिन को मैं एक पेनफुल दौर मान के चलूँ, जब ये स्टॉक टूटा, 10 डेमा तोड़ा, 20 डेमा तोड़ा, आज भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन को बिल्कुल रिवर्स कर दिया, ऑलमोस्ट डे हाई पर परसिस्टेंट सिस्टम। अनुज, कुल मैं बार बार बर्जर पेंट्स पर मेरी नज़र जा रही है, और एक बार वो वापस ले आइए वो मार्च फ्यूचर की प्लेट और उसके साथ जो स्पॉट प्राइस है, क्योंकि इसमें मैं एक और चीज़ भी देख रहा था कि भाई अब मार्च फ्यूचर जितने पर भी हो, स्पॉट तो 600 पार है ना? जी हाँ। अच्छा, क्या है इशू कि मार्च का 600 का तो कॉल अभी ओपन भी नहीं हुआ है, क्योंकि स्टॉक इतना ऊपर ऑब्वियसली खुल गया। मार्च की हम 550 की कॉल देख रहा था इसकी, मार्च की 550 की कॉल इसके 23 रुपये पे है। मतलब टेक्निकली अगर आप देखा जाए तो ऑब्वियसली क्योंकि वो स्पॉट के साथ अलाइंड है, सॉरी फ्यूचर्स के साथ अलाइंड है, लेकिन उसको अलाइन तो स्पॉट के साथ होना चाहिए ना। मैं बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, ये जो मामले चल रहे हैं। देखिए मार्च की 550 की कॉल है, 24 रुपये पर ट्रेड कर रही है। स्पॉट में ऑलरेडी हम 600 पार है, तो अगर 600 पार हैं स्पॉट में हम, तो वही मार्च जिसमें इतनी बड़ी आपके पास टाइम वैल्यू है, ये ऊपर होना चाहिए। तो ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। अगर किसी को पता हो और हमें बता सके कि भाई ये इतना बड़ा डिस्काउंट इसका क्यों चल रहा है, और क्योंकि देखिए हम भी सीखने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग पूछ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता कि इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों है, लेकिन आप हमें ज़रा बताएं कि इतना बड़ा डिस्काउंट क्यों है। कोई तो रीज़न होगा कि ये फ्यूचर जो है वो इस तरीके से ट्रेड कर रहा है कि कैश में सर्किट लग गया 10% का, लेकिन फ्यूचर में अच्छा अब थोड़ा गैप कम हुआ है, पहले के मुकाबले थोड़ा कम हुआ है। देखिए जब 64 रुपये था, अभी 61 रुपये है, लेकिन 61 रुपये भी बड़ा गैप है। तो अगर आप में से किसी को पता हो कि ये रीज़न क्यों है, क्योंकि कॉर्पोरेट डेवलपमेंट में मैं सारी देख चुका हूँ, कॉर्पोरेट एक्शन तो मैं सारे देख चुका हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है। तो ऐसा क्यों है? अगर किसी को कुछ पता चले तो प्लीज़ हमें बताइए ज़रा
थोड़ा सा हमें भी कुछ नया सीखने को मिलेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। इसमें एक बार पहले ये हो चुका है ऐसा, और एक्चुअली एक व्यूअर ने तो ऑलरेडी मुझे, आनंद शेठ है, उन्होंने मुझे बता दिया है कि एक बार पहले ऐसा हुआ था, और वो था 11 अक्टूबर 2019 को, और उन्होंने यही बताया कि तब हमने इसकी तब भी चर्चा की थी, और अगले दिन ये इसमें एक अच्छा मूव आया था। लेकिन खैर इस बार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता नहीं, लेकिन स्टॉक जो है बड़े डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है इस समय। बड़ा इंटरेस्टिंग। अब आज वैसे फिर एक्सपायरी तो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पर ले गई है, जिस तरह की वाइल्ड गायरेशंस देखने को मिले थे मार्केट में, और ऑफ कोर्स ये जो बर्जर पेंट्स के साथ हुआ है। अब इसको देखेंगे यहाँ पर शाम तक, मार्केट बंद होने के बाद क्या कुछ कमेंट्स आते हैं। लेकिन अब चलते हैं पूरा क्लोज देखने के लिए अनुज के पास वॉल पर। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि जैसे मार्केट में कोई बहुत शानदार दिन रहा हो। ये सिर्फ आखिरी के आधे घंटे का कमाल, 22,050 प्योर 3 PM फैक्टर निफ्टी में 100 पॉइंट ऊपर, और बैंक निफ्टी में देखिए 300 पॉइंट ऊपर, 46,262 पर बैंक निफ्टी आईटी भी करीब 1/4% ऊपर। और मिड कैप और स्मॉल कैप की आप रिकवरी देखिए जरा। मिड कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर 0.7%, स्मॉल कैप पूरा का पूरा 1% ऊपर इस समय आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। बहुत शानदार मोमेंटम, हालांकि एडवांस डिक्लाइन ये क्योंकि काफ़ी पुअर था, बाय द एंड रिकवर हुआ, लेकिन फिर भी बहुत टाइम के बाद एडवांसेस के फेवर में था। 1263 बढ़ने वाले शेयर, 1013 गिरने वाले शेयर। चलिए एक बार निफ्टी का हीट मैप ले आइए और देखते हैं कि आज किस तरीके के मूव्स रहे निफ्टी में और इंडिविजुअल स्टॉक्स में। सबसे ऊपर अदानी ग्रुप स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स दोनों ऊपर। इंडसइंड बैंक, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, M&M, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स। ऑटोज़ में आज सुबह ही बाउंस बैक आ गया था, सुबह के लिए हमने स्पॉट किया था। सबसे पहला इंडेक्स था जो बाउंस बैक कर रहा था, हीरो मोटोकॉर्प, इन सब स्टॉक में अच्छी तेज़ी थी। कोल इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट। बजाज ऑटो इसलिए नीचे था क्योंकि अब वो बायबैक का टाइम खत्म हो गया, तो अब लेंगे तो बायबैक में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसके लिए ये स्टॉक ऑटो के अगेंस्ट था, 3% डाउन था। अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर सेलिंग प्रेशर, LTI माइंट्री, आयशर, UPL, डीवीज लैब्स, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टेक महिंद्रा, ये कुछ और स्टॉक्स थे हजता जहाँ पर आज काफ़ी सेलिंग प्रेशर था। तो काफ़ी बड़ा मूव इनफैक्ट उन कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स की बदौलत आया कि हम एक बहुत ही बढ़िया क्लोज दिखा रहे हैं। शानदार क्लोज आप कह सकते हैं इस सीरीज़ का। फटाफट से आपकी स्क्रीन पर लेकर आते सीधा सौदा में जो आशीष और नीरज के बीच का मुकाबला था, उसमें कौन से वो विनिंग आइडियाज़ थे। तो नीरज के टीम के जो आउट परफॉर्मर्स थे उसमें आप गौर करेंगे तो श्रीराम फाइनेंस, पंजाब एंड सिंध बैंक, SBI, NTPC, सब में अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। आशीष ने क्या स्टॉक्स पिक किए थे? इसमें जो सबसे ज़्यादा चला है वो ऑफ कोर्स वो नई लिस्टिंग जुनिपर होटल, ज़्यादा टूटने वाला KSB था। वीनस पाइप में आज हमने देखा बड़े मूव्स, और साथ ही JT KT में भी हमने देखा एक मोमेंटम था आज के दिन करीब 5-6% का। चलिए, तो फिलहाल के लिए अगर आप देखिए इस कार्यक्रम में इतना ही, और थोड़ा खुश रहिए। शुक्रवार नज़दीक खड़ा है, लेकिन इस बार का ये शुक्रवार बीच में खुद फंसा पड़ा हुआ है, शनिवार और गुरुवार के बीच में। लेकिन फिर भी शुक्रवार है, और कल मार्च की सीरीज़ का पहला दिन। एक बार फिर से मुलाकात होगी आप लोगों से, मेरी, अनुज, हर्षदा, नीरज जी और आशीष की। तब तक के लिए